रिवोल्यूशन इन आवर कोर्स, ठीक है। हम और बढ़िया से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कलरफुल चीज़ें मैं यूज़ कर पाऊंगा अपने ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन एक बार हम कंप्लीट कर लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी कर लेंगे। तो हमारा 25% सिलेबस आपका सिर्फ ये 2 टॉपिक बनाते हैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन। तो इनको मैं बड़ी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। आगे जो अर्थमेटिक के भी जो बड़े बड़े टॉपिक हैं वो भी हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। चलिए अब हम जो है ज्योमेट्री में अपनी शीट नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। 4 शीट हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चंस हैं वो आपके 3 टॉपिक्स हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, कोसाइन रूल से और एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चंस हैं। कंसेप्ट मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। जो कंसेप्ट भूल जाए तो वीडियो को 2 बार देखिए, कंसेप्चुअल वीडियो जो मैंने पहले डाली है इसकी, ठीक है ना। तो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चन करेंगे, फिर कोसाइन रूल पे, और उसके बाद हम एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए तो जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-3 कंसेप्ट पता होने चाहिए, पहले वो चीजें देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को करने से पहले आपको 2-3 कंसेप्ट पता होना चाहिए, पहले वो देखेंगे। चलिए जैसे सपोज आपके पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, क्लियर है भाई। त्रिभुज ए बी सी, ये त्रिभुज एबीसी है। तो त्रिभुज एबीसी का ये बीसी बेस है, बेस मान लिया हमने, और यहां पे हमने एक लाइन खींच दी इस तरीके से एडी। तो ये जो लाइन एडी है ये बेस बीसी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, सपोज बीडी से जो डीसी का रेशियो है, सपोज बीडी से डीसी का जो अनुपात है वो एक्स अनुपात वाई है। तो जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड होता है, ट्राइंगल का एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड हो जाता है। यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी और एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी, ये भी आपका एक्स अनुपात वाई के अनुपात में होगा। जिस रेशियो में आपका बेस डिवाइड हुआ, बेस बीसी एक्स अनुपात, उसी रेशियो में आपका ट्राइंगल एबीसी डिवाइड हो गया। यानी कि ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी, इन दोनों के एरिया का अनुपात क्या होगा आपका? एक्स अनुपात वाई होगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि सभी को पता है कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। दोनों ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एडीसी, दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम है। तो जिस रेशियो में बेस होगा, एरिया भी उस रेशियो में होगा। हाइट क्यों सेम है ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलिए अब देखो ध्यान से, ये ट्राइंगल एबीसी है। अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डालता हूं तो परपेंडिकुलर आपका इस तरीके से आएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, पी पॉइंट मान लिया, और ये हो गया आपकी हाइट। तो यदि मैं ट्राइंगल एबीडी के एरिया की बात करूं तो ट्राइंगल एबीडी का एरिया होगा 1/2 बेस बीडी और हाइट एच। क्लियर? यदि मैं ट्राइंगल एडीसी के एरिया की बात करूं तो ट्राइंगल एडीसी का एरिया होगा 1/2 CD और हाइट, इसकी भी हाइट स्मॉल एच है, क्योंकि सामने वाले वर्टेक्स से जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं वही क्या होती है? ट्राइंगल की हाइट होती है। तो एच से एच कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, क्या बचा? बीडी रेशियो सीडी, और बीडी रेशियो सीडी का अनुपात क्या है आपका? एक्स अनुपात वाई। यानी कि ट्राइंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होगा, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर ना? यानी कि सपोज हमने बेस को 4:9 में डिवाइड किया तो आपका एरिया ये 4 यूनिट होगा, ये एरिया आपका 9 यूनिट होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को? सपोज एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, कोई दिक्कत? और ये एडी है, ये आपका 15 यूनिट एरिया है, ये आपका 25 यूनिट एरिया है। तो एरिया 15-25, तो बेस भी इसी रेशियो में होगा जिस रेशियो में होगा। तो बेस एरिया किस रेशियो में? 3:5, 5 दिया 15, 5 बचे 25। तो बीडी से डीसी का अनुपात भी कितना होगा? 3:5। यानी कि जिस रेशियो में बेस डिवाइड होगा, एरिया भी उस रेशियो में डिवाइड होगा, जिस रेशियो में एरिया होगा बेस रेशियो भी वही होगा। क्लियर? ये तो बताया मैंने आपको एक तरीके से। इसी बात को यदि मैं आपको दूसरे तरीके से बताना चाहूं तो कैसे करोगे? क्लियर है? चलो ध्यान से देखेंगे। ओके, हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, ठीक है ना। बहुत मजा आने वाला, बहुत प्यार के साथ लंबे 3-3 साढ़े 3 घंटे की वीडियो बनाऊंगा मैं, ठीक है ना। चलो, और ये हो गया आपका डी पॉइंट। ओके, और ये एंगल सपोज आपका थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा आपका? 180 माइनस थीटा। कितना होगा? 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। और मैंने बता रखा है किसी भी ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 एक्स इंटू वाई, उनके बीच के एंगल का साइन, ये होता है ट्रायंगल का एरिया। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीडी के एरिया की बात करूं और ट्रायंगल एडीसी के एरिया के रेशियो की बात करूं तो ट्रायंगल एबीडी का एरिया क्या होगा? 1/2। ट्रायंगल एबीडी का एरिया क्या होगा? 1/2 इंटू बीडी इंटू एडी और उनके बीच के एंगल का साइन, दैट मीन साइन थीटा। क्लियर? यदि मैं ट्रायंगल एडीसी के एरिया की बात करूं तो इसका एरिया क्या होगा? 1/2 एडी इंटू डीसी और उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन 180 माइनस थीटा। हाफ से हाफ कट जाएगा, एडी से आपका एडी कट जाएगा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के ही बराबर होता है, तो साइन 180 माइनस थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। क्या बचा? बीडी रेशियो डीसी। क्या बचा? बीडी रेशियो डीसी। यानी कि दोनों ट्राइंगल के जिस रेशियो में बेस है उसी रेशियो में क्या है आपका एरिया। यदि बेस रेशियो 11:25 है तो एरिया रेशियो भी 11:25 होगा। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में तो छोटी लगती है बट इसका क्वेश्चंस में अप्लाई करना उसमें समस्या होती है। क्लियर है? चलिए इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और देखेंगे आप लोग ट्राइंगल का, ये ठीक है। चलिए सपोज दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं, ये दो आपकी पैरेलल लाइन है, समांतर रेखाएं हैं, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? ओके, अब यहां पे हमने ये एक ले लिया बेस AB। तो बेस AB द्वारा इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, सबका एरिया क्या होगा? बराबर होगा। इस बेस AB द्वारा इन दो पैरेलल लाइन के बीच में कहीं भी कोई ट्रायंगल बना लीजिए, सबका एरिया क्या होगा? बराबर। और ये भी ट्रायंगल बनाएंगे तो इसका एरिया भी क्या होगा? सबका बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, होता है कि नहीं? अब बेस सबका सेम है, सबका बेस क्या है? सेम। जितने भी ट्रायंगल मैंने बनाए सब बेस AB बने, और हाइट भी सबकी सेम है, क्योंकि सभी ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हुए, सेम पैरेलल लाइन के, तो सबकी हाइट भी सेम, इनका बेस भी सेम, इनका हाइट भी सेम है, तो इनका एरिया भी सेम होगा।
क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है ना? चलिए, अब हम आएंगे अपने क्वेश्चंस पे। अब ये क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। ए बी सी डी एंड ई एफ आर थ्री पैरेलल लाइन, ए बी सी डी ई एफ तीन समांतर रेखाएं इसी ऑर्डर में, मतलब ए बी के बीच में सी डी है और उसके बाद ई एफ है। लेट डी वन एंड डी टू बी द डिस्टेंस फ्रॉम सी डी टू ए बी एंड ई एफ रेस्पेक्टिवली। और डी वन सी डी ए बी के बीच की डिस्टेंस है, डी टू आपका सी डी से ई एफ की डिस्टेंस है। डी वन और डी टू दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही पूर्णांक संख्याएं, और डी वन से डी टू का रेशियो 2:1 है। क्लियर है? तो बहुत आसान सा है अभी तक तो, कि यहां पे आपकी तीन समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, तीन समांतर रेखाएं हैं आपकी इस तरीके से। कोई डाउट इसमें? चलिए, अगर ये तीन समांतर रेखाएं हैं और एक इनका नाम दे देता हूं ए बी सी डी ई एफ, उसने बोला है इसी ऑर्डर में ए बी सी डी ई एफ। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ओके। इसके बाद D1 D2 be the distance from CD to AB, तो CD से AB की डिस्टेंस है D1 और CD से EF की डिस्टेंस है D2, D1 D2 डिस्टेंस है, और D1 से D2 का जो अनुपात है वो 2:1 है, यानी कि D1 जो डिस्टेंस है वो D2 से 2 गुनी है, और D1 और D2 दोनों ही इंटीजर है, दोनों ही पूर्णांक संख्याएं हैं। P is a point on AB, Q and S are the points on CD, and R is a point on EF। क्लियर है? तो P जो है AB पे कोई पॉइंट है, क्लियर है, एंड Q and S are points on CD, और Q एस सी डी पे कोई पॉइंट है, क्लियर है, एंड आर इज ए पॉइंट ऑन ई एफ, और आर जो है ई एफ साइड ई एफ पे कोई पॉइंट है, इस तरीके से बोला। पी जो है साइड ए बी पे कोई पॉइंट है, क्यू है साइड ए बी पे 2 पॉइंट है, आर जो ई एफ पे कोई पॉइंट है, ठीक। इफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज 30 स्क्वायर यूनिट, और पी क्यू आर एस को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, पी क्यू आर एस को मिलाने से जो चतुर्भुज बनता है, तो हमने पी से क्यू को मिलाया, क्यू से आर को मिलाया और आर से एस को मिलाया, तो इस तरीके से आपका चतुर्भुज बन गया क्वाड्रिलेटरल। इस चतुर्भुज का जो एरिया है वो कितना है आपका 30 स्क्वायर यूनिट है, चतुर्भुज का एरिया कितना 30। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू आर, तो क्यू आर यानी कि कांटा दूरी क्यू आर की वैल्यू क्या है आपको निकालना है। व्हेन वैल्यू ऑफ एस आर इज द लीस्ट, जबकि एस आर की जो वैल्यू है वो लीस्ट है, वो मिनिमम है, वैल्यू ऑफ एस आर इज लीस्ट। क्लियर? कोई डाउट में? एसआर की जो वैल्यू है वो लीस्ट है, वो मिनिमम है। इसी लाइन में पूरा सवाल छुपा हुआ है कि एसआर की वैल्यू लीस्ट है, जब एसआर की वैल्यू मिनिमम होगी तब क्यूआर की लंबाई क्या होगी, ये आपसे पूछा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये कि एसआर लीस्ट कब होगा, जब एसआर एस से आर तक की दूरी मिनिमम हो, और मिनिमम दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि एसआर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, यानी कि D2 के बराबर हो। एसआर जो है आपका क्या हो, D2 के बराबर हो। कोई दिक्कत किसी को? भाई एसआर लीस्ट कब होगा, जब एस से आर तक की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, मिनिमम हो, यानी कि एसआर D2 के बराबर हो। और आपको मिनिमम भी चाहिए, मिनिमम भी लेना है। क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि एसआर D2 के बराबर है, और D1 और D2 का रेशियो 2:1 है, और D1 और D2 इंटीजर हैं, तो 2:1 में D1 D2 है, यानी कि D2 2 यूनिट है, D2 1 यूनिट है, D1 2 यूनिट है, और आपको D2 को मिनिमम लेना, तो D2 को क्या लोगे आप, 1 यूनिट। D2 को मिनिमम इंटीजर लेना है और परपेंडिकुलर भी लेना है, क्योंकि आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए तभी मिनिमम हो पाएगा, और आप 2 रेशियो 1 अनुपात में, तो D2 को आप मिनिमम से मिनिमम क्या मान के चलो, 1 यूनिट। D2 कितना हो गया, यहां से यहां तक की कांटा दूरी कितनी होगी आपकी, 1 यूनिट। कोई डाउट किसी को? यहां से यहां तक की 1 डिस्टेंस होगी 1 यूनिट, तो D1 क्या हो गया फिर आपका 2 यूनिट। अब ये रेशियो जो है, रेशियो को हम हटा देते हैं, जो रेशियो है रेशियो को हम हटा देते हैं। D1 बराबर 2 आ गया, D2 बराबर 1 यूनिट, क्योंकि मिनिमम भी होना चाहिए और क्या है आपका परपेंडिकुलर भी है। अब क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज PQRS का जो एरिया दिया वो कितना दिया, 30 दिया, 30। अगर एरिया 30 है और PQRS क्वाड्रिलेटरल बना क्या है, 2 ट्रायंगल PQS और ट्रायंगल QSR से मिलकर बना, PQS और QSR से मिलकर बना है ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल से मिलकर आपको क्वाड्रिलेटरल बना है। अगर आप दोनों ट्रायंगल के एरिया की बात करो तो दोनों ट्रायंगल का बेस QS तो सेम है, दोनों ट्रायंगल का बेस QS सेम है, और दोनों ट्रायंगल की हाइट 2:1 है, इसकी हाइट 2 है और इसकी हाइट 1 है, तो बेस सेम है, तो जिस रेशियो में हाइट होगी एरिया भी उसी रेशियो में होगा, जिस रेशियो में हाइट होगी एरिया भी उसी रेशियो में होगा कि नहीं, यानी कि इसका एरिया होना चाहिए आपका 20 और इसका एरिया होना चाहिए आपका 10, 20 और 10। भाई अगर पूरा 30 है तो 2:1 अनुपात में हो जाएगा, एरिया तो 20 ही होगा, और इसका एरिया कितना होगा आपका 10, 20 स्क्वायर यूनिट 10 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? विदाउट बेस में। चलिए ना, अगर आप ध्यान से देखो यहां पे ये 20 हो गया, 10 हो गया, हमको चाहिए क्यूआर की वैल्यू, तो क्यूआर की वैल्यू तो तब निकल के आएगी ना जब मेरे पास क्यूएस की लेंथ हो, कांटा दूरी हमारे पास क्यूएस हो, तो कांटा दूरी क्यूएस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पहले आपको कोई दिक्कत इसमें? अब क्यूएस कैसे निकल का है, ट्रायंगल PQS का एरिया है कितना 20, और ट्रायंगल PQS की हाइट कितनी है 2, तो क्यू से एस तक की जो दूरी हो जाएगी, क्यू से एस तक की दूरी कितनी हो जाएगी आपकी 20, क्यू से एस तक की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20, क्योंकि ट्रायंगल PQS का एरिया देखो ना 1/2 QS बेस QS और हाइट 2 बराबर 20 के बराबर, तो 2 से 2 कट गया, QS कितना आ गया 20 आ गया कि नहीं, तो QS की लंबाई कितनी आ गई 20 यूनिट, तो क्यू से एस तक 20 यूनिट है, एस से आर तक 1 यूनिट है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्यूआर कितना आ जाएगा, √20 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि √401, और √401 का मतलब क्या है आंसर, स्लाइटली ग्रेटर देन 20 यूनिट, यानी कि क्यूआर की जो वैल्यू है वो 20 यूनिट से थोड़ी सी ज्यादा होगी, स्लाइटली ग्रेटर देन 20 यूनिट। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत अच्छा, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब क्वेश्चन था ये, जेड के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन था, इसमें आपके सारे कंसेप्ट लगे ट्रायंगल के एरिया के, और ये जो मेनली क्वेश्चन था ये आपका पाइथागोरस थ्योरम को लेकर हमने बनाया था। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सबको समझ में आया? चलिए आप देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
ये भी आपका पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है, जितने भी शुरू के जो 11 क्वेश्चन हो पाइथागोरस थ्योरम पे ध्यान से देखेंगे। ए लेडर ऑफ लेंथ 65 मीटर इज रेस्टिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लेडर, एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 65 मीटर है, वो एक दीवार के सहारे खड़ी है। इफ इट स्लिप्स डाउन 8 मीटर डाउन द वॉल, और जो लेडर है वो दीवार पे 8 मीटर नीचे की तरफ फिसलती है, देन इट्स बॉटम विल मूव अवे फ्रॉम द वॉल बाय x मीटर। तो उसका जो बॉटम है वो दीवार से x मीटर अवे हो जाता है। यदि इनिशियली 25 मीटर की दूरी पर था दीवार से, तो x की वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू बतानी है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। चलिए अब देखो ध्यान से, ये हो गया आपका दीवार, दिस इज योर दीवार, ठीक है। और दीवार के सहारे ये खड़ा हुआ है सपोज लेडर, ये खड़ा है आपका लेडर। सो दिस कांटा इज योर लेडर, दिस इज योर लेडर। देख सकते हैं सभी ये लोग लेडर है, और लेडर की जो लंबाई है वो 65 मीटर दी है। स्टार्टिंग में लेडर जो है वो दीवार, लेडर का जो बॉटम है वो दीवार से 25 मीटर की दूरी पर है, तो दिस कांटा डिस्टेंस इज 25 मीटर। अब लेडर का जो टॉप है वो नीचे की तरफ कितना फिसल जाता है आपका 8 मीटर। कितना स्लिप्स डाउन कितना होता है 8 मीटर डाउन दी वॉल। तो 8 मीटर फिसल गया, तो यहां से यहां तक की ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी 8 मीटर डाउन दी वॉल। तो आपका लेडर जो है फिर आपका इस तरीके से हो जाएगा, लेडर आपका इस तरीके से पीछे की तरफ आ जाएगा, यानी कि लेडर का जो बॉटम है वो दीवार से यहां पे कितना x मीटर पीछे की तरफ आएगा। तो दिस कांटा डिस्टेंस इज योर x, और आपको यही x बताना है, क्लियर है। आपको इस x की दूरी बतानी, जबकि ये जो कांटा डिस्टेंस है ये वाली, ये भी कितनी आपकी 65 मीटर ही है, क्लियर है ना। जो लेडर की जो लंबाई है वो कितनी 65 मीटर। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान सवाल है, ठीक है, पेपर में आया वो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको पता लगाना है कि ये x मीटर क्या है, दिस कांटा डिस्टेंस x क्या है। अब ये कांटा डिस्टेंस x से लपक के तो आएगी नहीं। सबसे पहले ध्यान से देखो कि दीवार को हम 90 डिग्री के एंगल पे बनाते हैं, तो ये एंगल आपका कितने का है 90 डिग्री का है। ये एंगल कितने का है आपका 90 डिग्री का। कोई डाउट इसमें? तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको, अगर आप उनको ध्यान से देखो। अच्छा, पहले मैं नामकरण भी कर देता हूं, जैसे ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। अगर आप ट्रायंगल एबीसी को ध्यान से देखो तो ये 65 है, ये 25 है। तो ट्रिपलेट से ए से बी तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ए से बी तक की दूरी हो जाएगी आपकी 60। क्योंकि सभी को पता है 5 12 13 ट्रिपलेट होता है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 5 25, 12 पंजे 60 और 13 पंजे 65। ये भी एक ट्रिपलेट होगा कि नहीं। तो 25 है 65 है, तो थर्ड साइड की आपकी 60। तो ए से बी तक की दूरी कितनी आपकी 60, ए से बी तक की दूरी 60, और ये कांटा डिस्टेंस 8 है, तो नीचे वाली फिर कांटा डिस्टेंस कितनी बची 60 माइनस 8 52। कितनी बची कांटा डिस्टेंस 52, तो ये डिस्टेंस होगी आपकी 52। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है। अब इस वाले कांटा ट्रायंगल में फोकस करते हैं, जो ग्रीन ग्रीन किया इस वाले में ये 65 है, ये 52 है, तो ये फिर कितना होगा बताओ जल्दी से। 13, देखो 13 से कट रहा, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, तो ये कितना होना चाहिए फिर 13 तिया 39 होगा कि नहीं। 13 इंटू 5, 13 इंटू 4, 13 इंटू 3, 3 4 5 में 13 से मल्टीप्लाई करके आया, 13 पंजे 65, 13 चौका 52, 13 तिया 39। ट्रिपलेट बता रखा है ऑलरेडी 3 4 5, और ट्रिपलेट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ट्रिपलेट ही रहता है। तो ये पूरी दूरी यहां से आता है कितनी आएगी 13 तिया 39, तो पूरी दूरी 39 मीटर है। यहां से आता 25 है, तो x कितना होगा 39 माइनस 25 यानी कि 14 मीटर। कितना आ गया आंसर 14 मीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका 14 मीटर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी, सीढ़ी खिसक के इतना थोड़ी ना पहुंच जाएगी 60 मीटर 39 14, 8 मीटर खिसकाने से 65 मीटर की थोड़ी इतनी थोड़ा पहुंचेगी। तो ये तीन ऑप्शन तो देखते ही खत्म हो गए, तो डायरेक्टली हिट एंड ट्रायल से बता सकते थे कि आंसर क्या आपका 14 है। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यस, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत आसान सवाल है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसको। देयर आर टू विंडोज, okay, there are two windows on the wall of a building that need repairs. A ladder 30 meter long is placed against the wall such that it just reaches the first window, which is 26 meter height. The foot of the ladder is at point A. After first window is fixed, the foot of ladder is pushed backwards to point B so that ladder can reach the second window. ठीक है, देखो बहुत खतरनाक सा सवाल दे रखा है ना, और बहुत टिपिकल सी लैंग्वेज भी दे रखी है, ठीक है। इसको हम छोटा कर देते हैं ना। अब यहां पे देखो इसको, आप देखते हैं सवाल को। There are two windows on the wall of a building that need repairs. आपके पास दे रखी है एक वॉल है, और वॉल में दो विंडो लगी हुई हैं जिनको रिपेयरमेंट की जरूरत है, जिनको रिपेयर कराने की जरूरत है। लेडर 30 मीटर लॉन्ग इज प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल, 30 मीटर लंबा एक लेडर इस वॉल के अगेंस्ट लगाया जाता है, और इस वॉल पर मैकेनिक चढ़ के इनको रिपेयर करेगा विंडो को, सच दैट इट जस्ट रीचेस द फर्स्ट विंडो व्हिच इज 26 मीटर हाइट। और जो 30 मीटर का जो लेडर है वो फर्स्ट विंडो पे लगाया जाता है जो कि 26 मीटर की हाइट पर है, पर हमको ये नहीं पता कि पहली विंडो कहां दूसरी विंडो कहां है। अब विंडो एक के ऊपर एक होंगी, तो सपोज फर्स्ट विंडो ये है, सेकंड विंडो आपकी सपोज ये मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। द फुट ऑफ द लेडर इज एट पॉइंट ए, लेडर का जो फुट है पॉइंट ए पे। आफ्टर फर्स्ट विंडो इज, फर्स्ट विंडो को फिक्स करने के बाद फुट ऑफ द लेडर इज पुश्ड बैकवर्ड्स टू पॉइंट ए। फर्स्ट विंडो को फिक्स करने के बाद लेडर के फुट को पीछे की तरफ खींचा जाता है। लेडर के फुट को पीछे की तरफ जब आप खींचोगे तो लेडर का जो टॉप है वो नीचे की तरफ आएगा, और जब नीचे की तरफ ये आएगा तभी तो आपका सेकंड विंडो पे लेडर लगा के तभी सेकंड विंडो को रिपेयर कर पाओगे। यानी कि जो पहले जो लेडर फिक्स की गई है वो फर्स्ट वाली विंडो यानी कि ऊपर वाली विंडो पे फिक्स की है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले जो लेडर है वो आपका इस तरीके से लगा हुआ है, क्लियर है कि नहीं। ये आपका लेडर है, 30 मीटर इसकी लंबाई है। ये कांटा दूरी कितनी आपकी यहां से आता है कि कांटा दूरी 30 मीटर है, और हम क्या करते हैं विच इज 26 मीटर हाई, और ये जो विंडो है ये आपकी कितनी हाइट पे 26 मीटर की हाइट पे है। विंडो आपकी 26 मीटर की हाइट पे।
पहले तो हमको यही पता नहीं था कि कौन सी विंडो कहां पे है, लेकिन पहली विंडो को रिपेयर करने के बाद दूसरी विंडो को रिपेयर करने के लिए लैडर के फुट को पीछे की तरफ खींचते। जब लैडर के फुट को पीछे की तरफ खींचोगे तो लैडर का टॉप नीचे की तरफ आएगा, यानी कि जो सेकंड जो विंडो है वो क्या होगी, आपकी नीचे की तरफ होगी। और उस केस में आपका जो लैडर आएगा वो इस तरीके से आएगा, आपका फुट खींच के आपने पीछे कर दिया और अपनी सेकंड विंडो के मुंह पे लैडर लगा दिया। लैडर को आसानी से रिपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, और ये जो कांटा डिस्टेंस है ये भी आपकी 30 मीटर ही है। ये एंगल जो होगा 90 डिग्री का होगा। ओके भाई, अच्छा, द एंगल मेड बाय द लैडर विद द ग्राउंड इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। और लैडर द्वारा जो एंगल बनाया गया ग्राउंड पे वो हाफ हो गया, रिड्यूस हो गया, हाफ हो गया। यानी कि पहले सपोज आपका 2 थीटा का एंगल था, तो अब रिड्यूस होकर सिर्फ कितने का एंगल रह गया, थीटा। पहले लैडर यदि 2 थीटा का एंगल बना रही थी, तो अब लैडर कितने का एंगल बना रही है, थीटा का एंगल बना रही है। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पहले जो लैडर का फुट था पॉइंट ए पे सेट था, अब जो लैडर का फुट है वो पॉइंट बी पे सेट है। तो आपसे पूछा है कि ए बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्लियर है? ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या है, क्लियर है? तो बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, पर थोड़ा सा इसमें आपका पाइथागोरस थ्योरम और ट्रिग्नोमेट्री दोनों का कांसेप्ट लगेगा, क्लियर? बहुत आसान सवाल है, पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। पेपर से सिर्फ मैं वही क्वेश्चन लेता हूं जो अच्छे और तगड़े होते हैं, इजी क्वेश्चन में पिक नहीं करता, अदरवाइज में इजी क्वेश्चन तो खुद ही बना सकते हैं। चलिए, अब इसको ध्यान से देखेंगे। यहां पे ये 30 मीटर है, 26 मीटर है। पहली बात तो ये कि आपको निकालनी ए से बी तक की दूरी। अब ए से बी तक की दूरी तो केवल तभी निकल पाएगी ना जब आपको एक कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां तक पता हो। तो मेरा जो टारगेट है वो कंप्लीट डिस्टेंस यहां से यहां तक निकालना होना चाहिए। और ये कंप्लीट डिस्टेंस कैसे निकल पाएगी, जब आपके पास cos थीटा की वैल्यू हो। जब आपके पास किसकी वैल्यू, cos थीटा की वैल्यू, क्योंकि cos थीटा बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। आपको हाइपोटेनस पता है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में, ये मैं नाम दे देता हूं इसका PQR, छोटे वाले ट्रायंगल छोटा है मोटू, ये BQR, इस वाले ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस पता है, और आपको cos थीटा पता लग जाए तो बेस भी निकाल लोगे, बेस पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। तो मेरा जो टारगेट है वो क्या निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत इसमें किसी? ठीक, तो cos थीटा की वैल्यू निकालने को फोकस करते हैं। ये क्या है भाई, आपका 2 थीटा, ये 30 मीटर है, 26 मीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से r से a तक की दूरी है जो AR है, कितना आ गया, √30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर हो गया, √30 स्क्वायर माइनस 26 स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 900 माइनस 676, 900 माइनस 676 का मतलब क्या हो गया आपका, √224, √224, क्लियर है? में और √224 क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली आपका 15 मीटर होता है। 15 से तन्नक सा कम होगा, 15.96, 15.95 के आसपास। और आपका जो आंसर है वो आपका अप्रोक्सीमेटली ही पूछा है, क्लियर है कि नहीं? आपका आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेटली पूछा, एग्जैक्ट नहीं पूछा। तो 15 मीटर होगा। सो ए से आर तक की जो दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है। ए से आर तक की जो दूरी है वो कितनी है, 15 मीटर है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, अब देखिए अब बड़े वाले ट्रायंगल पी आर ए में देखो तो क्या है, 2 थीटा, ये कितना है 15, ये कितना है 30। तो मुझे चाहिए cos थीटा। cos थीटा डायरेक्टली तो आएगा नहीं, पहले हम cos 2 थीटा निकाल लीजिए। तो cos 2 थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस 15, हाइपोटेनस 30 है, तो 15/30 यानी कि 1/2 हो जाएगा। बेस 15, ये कांटा दूरी कितनी है 15, और ये हाइपोटेनस 30 है। तो cos 2 थीटा बराबर कितना आएगा तुम्हारा, 1/2। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो cos 2 थीटा बराबर 1/2, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है ना, cos 2 थीटा मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1/2। तो 2 cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना आएगा तुम्हारा 3/2, क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? या फिर cos थीटा बराबर 3/4, cos थीटा बराबर 3/4, cos थीटा बराबर कितना है तुम्हारा √3/2। cos थीटा के लिए कितना है, √3/2। यहां से भी देख सकते थे कि cos 2 थीटा बराबर हाफ है, और हाफ क्या होता है आपका, cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है। cos 2 थीटा बराबर हाफ, तो cos 60, तो 2 थीटा बराबर 60, तो थीटा बराबर 30। अगर थीटा बराबर 30 है तो cos 30 की वैल्यू तो निकालें, तो cos 30 यानी कि cos थीटा कितना है अपना √3/2। यहां से भी देख सकते थे, मैंने फॉर्मूले से भी बता दिया, दोनों तरीके से कर सकते हो, क्लियर है कि नहीं? तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √3/2। मुझे चाहिए ए से बी तक की ये दूरी, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आप देखो, हमको चाहिए ए से बी तक की दूरी। अब ट्रायंगल QBR में क्या लगा जी, कोस लगा जी। तो cos थीटा कितना है, √3/2 बराबर बेस है, ये रहा पूरा बेस, कितना है ये RB अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है 30। तो 2 से 30 कितनी बार चला जाएगा, 15 बार। तो ये पूरी कंप्लीट डिस्टेंस यहां तक कितना गया आपकी, 15/3। तो दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज 15√3, कंप्लीट डिस्टेंस इज 15√3। लेकिन आपको सिर्फ ए से बी तक की दूरी चाहिए। कंप्लीट डिस्टेंस 15√3 है, यहां से यहां तक की 15। तो AB कितना बचा, AB कितना बचा, AB बचा 15√3 -15। 15√3 -15 का मतलब 15 × √3 -1, 15 × √3 -1। ये जो कांटा दूरी है कितनी बची, 15√3 -1 बची, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सो 15√3 -1 का मतलब 15 × 0.732, √3 का मतलब 1.732 होता है, क्लियर है ना? तो 15 × 0.732, तो ये कितना हो जाएगा, 15 से 105, 10.5 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। भाई आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी, रेंज पूछिए। तो 15 × 0.732 क्या हो जाएगा आपका, 10.5 से बड़ा हो जाएगा। तो ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन, क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो बहुत आसान और बहुत इजी क्वेश्चन था, क्लियर है? चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे बहुत सिंपल साधारण सा सवाल है, ठीक है? चलिए ध्यान से देखेंगे। ए लैडर जस्ट रीचेस ए विंडो दैट इज 8 मीटर हाई अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ द स्ट्रीट। मतलब आपकी एक स्ट्रीट है इस तरीके से, तो स्ट्रीट के एक साइड पर एक विंडो है जो कि 8 मीटर हाई है, विंडो है एक जो कि 8 मीटर हाई है, क्लियर ना? और एक लैडर है जो इस विंडो पे पहुंचता है, तो ये हो गया आपका लैडर, क्लियर? कीपिंग वन एंड ऑफ द लैडर एट द सेम प्लेस। तो लैडर का एक एंड जो है सेम प्लेस पे रखते हुए द लैडर इज मूव टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। लैडर को स्ट्रीट के अदर साइड में मूव किया जाता है सो एज टू रीच 12 मीटर हाई विंडो, जिससे कि लैडर 12 मीटर हाई विंडो पे पहुंचता है। यानी कि ये इस बार जो विंडो है ये 12 मीटर हाई है।
बाहर जो विंडो है ये 12 मीटर हाई है, पहले कितनी थी 8 मीटर की हाइट पे थी विंडो, अब कितनी है 12 मीटर हाइट पे विंडो। और ये जो दोनों पॉइंट है, पॉइंट ए पॉइंट बी, ये स्ट्रीट के दो किनारे हैं। इफ द लेडर इज 13 मीटर लॉन्ग, लेडर जो 13 मीटर लॉन्ग है, तो ये हो गया 13 मीटर, ये हो गया 13 मीटर, लेडर 13 मीटर लॉन्ग। व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्ट्रीट, स्ट्रीट का विड्थ पूछा कि स्ट्रीट की चौड़ाई क्या है। स्ट्रीट की चौड़ाई कहने का मतलब है पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की दूरी। तो सिंपल सा सवाल है, 13 है 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये, इसको मैं सी मान लेता हूं, एसी कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 169 माइनस 64 यानी कि √105। तो ये √105 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका 10.23 10.2 के आसपास आएगा। क्लियर है, 10.2, ठीक है, ओके। तो ये ए से सी तक की दूरी अप्रोक्सीमेटली 10.2, ये 13 है, ये 12 है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ट्रिपलेट से कितना है तुम्हारा 13 12 5 ट्रिपलेट होता है। तो स्ट्रीट की जो चौड़ाई है ए से सी तक की दूरी 10.2 + 5 यानी कितनी आएगी 15.2 मीटर। स्ट्रीट की जो चौड़ाई है वो कितनी आ गई 15.2 मीटर, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली लिखा है मैंने 105 10.2, क्लियर ना। ओके, अब 10.5 लोगे तो 5 × 25 और 110.25 पहुंच जाएगा इसका 10.5 का स्क्वायर, तो उससे तो काफी छोटा हमारा 105, तो 10.2 10.3 के आसपास होगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो थर्ड ऑप्शन 15.2 मीटर आएगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, बहुत आसान सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में। चलिए, ये बहुत शानदार सवाल है, ये बहुत शानदार सवाल है, इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो, इन द गिवन फिगर इफ सीई बराबर, इस फिगर में सीई बराबर कितना है आपका 16 सेंटीमीटर, तब एडी की लंबाई क्या होगी। एडी की लंबाई आपसे पूछी थी, सीई की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। सी की लंबाई कितनी है आपकी 16 सेंटीमीटर। कोई डाउट इसमें, बहुत आसान सवाल है, ध्यान से देखेंगे। अब इसको देखो, ये जो एंगल दिया है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का दिया है। ये जो एंगल दिया है, ये एंगल आपका कितने का डिग्री का दिया है 90 डिग्री का एंगल है। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल ए बी सी दे रखा है आपको साफ साफ कितना है 90 डिग्री का। और आपको सीई की लंबाई दी है 16 सेंटीमीटर, यानी कि पॉइंट सी से यदि मैं ई को मिलाऊं तो ये जो डिस्टेंस है सीई ये 16 है, ये 16 सेंटीमीटर है। सीई दिखाई दे रहा है सबको। तब एडी की लंबाई क्या है, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट डी तक की ये दूरी एडी क्या है, ये दूरी एडी आपसे पूछिए। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अब देखो ध्यान से, हमको एडी चाहिए, एडी की लंबाई चाहिए, कोई दिक्कत किसी को। चलिए, हमको दिया है सीई, तो सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। ये एंगल 45 डिग्री का दिया है, ये कंप्लीट एंगल 45 डिग्री का दिया है, और ये एंगल 45 डिग्री का दिया है। सीई दिया है आपको कितना 16। सीई स्क्वायर होता क्या पाइथागोरस थ्योरम से, यदि मैं ये ट्राइंगल सीईबी की बात करूं, ट्राइंगल सीईबी राइट एंगल ट्राइंगल है, ट्राइंगल सीईबी राइट एंगल ट्राइंगल है। सी स्क्वायर बराबर क्या होगा ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, ये होगा पाइथागोरस थ्योरम से। कोई दिक्कत किसी को। सीई स्क्वायर बराबर ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, है ना। हम देख किससे बात की, मैंने ट्राइंगल सीईबी में फोकस किया, ट्राइंगल सीईबी में सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। कोई दिक्कत ना। अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल एबीसी में फोकस करूं तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसमें ये एंगल 45 डिग्री है, तो सीबी की वैल्यू साइड एबी के बराबर होगी, बीसी की वैल्यू साइड एबी के बराबर होगी, तो बीसी स्क्वायर की जगह रख सकता हूं मैं एबी स्क्वायर, बीसी स्क्वायर की जगह रख सकता हूं मैं एबी स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को। क्लियर। अब ईबी स्क्वायर, यदि मैं इस बार ट्राइंगल, यदि हम कौन से ट्राइंगल ईबीडी में फोकस करें, ट्राइंगल ईबीडी में फोकस करें, तो ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल 90 डिग्री का है, एंगल 45 डिग्री का है, तो ईबी की वैल्यू होगी आपकी बीडी स्क्वायर के इक्वल, तो ईबी स्क्वायर की जगह रख सकता हूं मैं बीडी स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को। क्लियर है, ध्यान से देखेंगे एक बार। सीई स्क्वायर बराबर था ईबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, बीसी बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से बीसी स्क्वायर किसके हो गया एबी स्क्वायर से, राइट एंगल ट्राइंगल डीबी से बीई स्क्वायर किसके इक्वल हो गया आपका बीडी स्क्वायर के, तो ये बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर आ गया तुम्हारा सीई स्क्वायर के। क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट इसमें, ये आ गया। जबकि बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत आसान सवाल है, जबकि बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, बड़े वाले राइट एंगल ट्राइंगल से ये रहा एबी स्क्वायर और ये रहा बीडी स्क्वायर, किसके बराबर है तुम्हारा एडी स्क्वायर के इक्वल है, तो बीडी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर बराबर पाइथागोरस थ्योरम से कितना है एडी स्क्वायर, तो सीई स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, यानी कि सीई बराबर एडी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो आपको एडी की लंबाई पूछी थी, एडी की लंबाई भी कितनी होगी 16 सेंटीमीटर होगी। इसमें बहुत अच्छा सवाल था, यूनिक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्लियर है, डाउट में। सी स्क्वायर दिया था, सी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर, अब बीसी स्क्वायर तो पूरा एबी स्क्वायर हो गया और एबी स्क्वायर बीडी स्क्वायर हो गया, तो एबी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर एडी स्क्वायर बन गया, एडी स्क्वायर सी स्क्वायर आपस में बराबर बराबर हो गए 16 16। फिगर में ऐसा दिख नहीं रहा है कि बराबर है, क्योंकि फिगर जो तुम्हारा स्केल से ड्रॉ नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए, आसान था, नेक्स्ट देखेंगे। यस, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, in the given figure radius of a circle is 14√2 centimeter, PQ RS is square, PQ EF GH ABCD WX YZ and LMNO are four identical square, what is the total area of all the small squares। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बड़े एकदम प्योर पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है, बड़े डिटेल से बड़े प्यार से सारे मेथड्स में समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी क्या कीजिए, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अभी इसको भूल जाइए, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं ना। फोकस कीजिए हमारे पास, ध्यान से देखेंगे सब लोग। एक रिजल्ट बताने वाले हैं, उसको याद रखना है। आपके पास एक सर्कल है, यू हैव ए सर्कल, आपके पास एक सर्कल है, कोई दिक्कत इसमें किसी को। सर्कल के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर, सर्कल के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर, एक वर्ग, कोई दिक्कत इसमें किसी को। सर्कल के अंदर बना हुआ है एक स्क्वायर, अब इस स्क्वायर के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर यहां पे फिर से बना हुआ है एक स्मॉल छोटू स्क्वायर,
क्लियर है कि नहीं? छोटू स्क्वायर, सर्कल के अंदर रखा हुआ है एक स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर यहां पे कॉर्नर में रखा हुआ एक स्क्वायर, इसी सिमिलरली स्क्वायर हम यहां पे रख सकते हैं, सिमिलरली स्क्वायर यहां पे रख सकते हैं, सिमिलरली एक स्क्वायर हम यहां पे रख सकते हैं, चारों जगह स्क्वायर रख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? चारों जगह हम यहां पे स्क्वायर रख सकते हैं, पुट आउट इसमें, चारों जगह हम यहां पे स्क्वायर रख सकते हैं। क्लियर है? ओके, चारों जगह हम यहां पे स्क्वायर रख सकते हैं, यहां भी चारों स्क्वायर कैसे होंगे? एकदम सेम टू सेम होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, यहां पे भी यहां पे भी यहां भी। क्लियर ना? तो रिलेशन होता है, सिंपल सा रिलेशन ध्यान रखेंगे, ये मोटू स्क्वायर है। क्या है ये आपका? मोटू स्क्वायर। यदि मोटू स्क्वायर की साइड 1 यूनिट हो, बड़े स्क्वायर की साइड यदि 1 यूनिट हो, तो छोटू स्क्वायर की साइड हमेशा 1/5 यूनिट होती है, 1/5 यूनिट होती है। कोई दिक्कत? यदि मोटू स्क्वायर की साइड 1 यूनिट हो, तो छोटे स्क्वायर की साइड हमेशा 1/5 यूनिट होती है। जो छोटा स्क्वायर जो दिख रहा है ना, इसकी साइड जो होगी हमेशा 1/5 यूनिट होगी। तो मोटू स्क्वायर हम लिख दे रहे पूरा है ना, बड़ा वाला वर्ग और छोटू स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और छोटू स्क्वायर और पूछा गया, ये 2017 मींस का सवाल है एज इट इज। और छोटू स्क्वायर, मोटू स्क्वायर की साइड यदि 1 है तो छोटू स्क्वायर की साइड कितनी है? 1/5। इनकी साइड का रेशियो होगा, या फिर मैं 5:1 भी लिख सकता हूं। तो ये तो रेशियो आएगा साइड का। लेकिन यदि मैं मोटू स्क्वायर और छोटू स्क्वायर के एरिया के रेशियो की बात करूं, तो एरिया क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर 25 और 1 का स्क्वायर 1। एरिया रेशियो कितना होगा तुम्हारा? 25:1। तो मोटू स्क्वायर और छोटू स्क्वायर का साइड रेशियो होता है 5:1 और एरिया रेशियो होता है 25:1। ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हो। डाउट इसमें? अब मैं आपको बताता हूं कि ये रिजल्ट आपका आया कहां से। ठीक है, चलिए ना, अब देखेंगे कि हम ये रिजल्ट आया कहां से है। चलिए, हमारे पास एक सर्कल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया भी है। और सर्कल के अंदर ये बना हुआ है आपका इस तरीके से एक स्क्वायर। क्लियर है? पुट आउट किसी को? सर्कल के अंदर बना हुआ है इसका इस तरीके से स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और यहां पे कहां पे डाल दे? हमने यहां पे एक स्क्वायर और रख दिया। कोई दिक्कत किसी को? इसके अंदर एक स्क्वायर हमने और रख दिया। क्लियर है? यहां पे एक स्क्वायर डाल सकते हैं, यहां भी स्क्वायर डाल सकते हैं, यहां भी स्क्वायर डाल सकता है। अब सर्कल का सेंटर हो गया ये, सर्कल का सेंटर O। ठीक है, हमने इस स्क्वायर की साइड मान ली 1 यूनिट। इस स्क्वायर की साइड कितनी है? 1 यूनिट। यदि स्क्वायर की साइड 1 यूनिट है, जैसे सर्कल है और सर्कल के अंदर हमने मान लिया ये स्क्वायर की साइड यदि 1 यूनिट है, तो डायगोनल कितना होगा फिर स्क्वायर का? √2 होगा। डायगोनल कितना होगा? √2, 1 1 √2। डायगोनल कितना होगा? √2। अगर डायगोनल √2 होगा तो सर्कल की जो रेडियस है, ये इस स्क्वायर का तो डायगोनल होगा, बट इस सर्कल का डायमीटर होगा। इस सर्कल का क्या होगा? डायमीटर होगा। तो सर्कल की रेडियस क्या होगी? √2/2, यानी कि 1/√2। सर्कल की रेडियस क्या होगी आपकी? 1/√2। ठीक है ना? आपको सिर्फ समझाने के पर्पस से, अदरवाइज आपको आता होगा इतना। क्लियर है? चलिए, तो हमने क्या किया? छोटे स्क्वायर की साइड क्या मान ली हमने? स्मॉल एक्स। छोटे स्क्वायर की साइड हमने स्मॉल एक्स मान ली। छोटे स्क्वायर की साइड क्या मान ली हमने? स्मॉल एक्स। ठीक है, हमने यहां से इसको इस तरीके से मिलाया। कोई दिक्कत किसी को? इस तरीके से मिलाया। क्लियर है? तो ये एकदम मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट को नाम देता हूं, ये पॉइंट आपका हो गया ए और ये पॉइंट हो गया आपका बी। हमने ओ से ए को मिलाया और हमने ओ से बी को मिलाया, और ये बन गया आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि एक सिमेट्रिक फिगर है। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये एक सिमेट्रिक फिगर है। जब भी हम किसी सिमेट्रिक फिगर के अंदर एक सिमेट्रिक फिगर डालते हैं, तो जो एरिया इस साइड होता है वही एरिया इस साइड होता है। सिमेट्रिक लाइन के इस साइड जो एरिया होगा वही एरिया इस साइड होगा। तो एक सर्कल है, सिमेट्रिक है, सर्कल के अंदर स्क्वायर डाला वो भी सिमेट्रिक है, यहां स्क्वायर डाला वो भी सिमेट्रिक है, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर, यहां भी स्क्वायर। तो अगर हम सेंटर से जाते एक लाइन खींचेंगे परपेंडिकुलर, तो जो एरिया उधर होगा वही एरिया इधर होगा। यानी कि छोटी स्क्वायर की साइड x है, तो ये a से b तक कितना हो जाएगा आपका? x/2। a से b तक कितना हो जाएगा आपका? x/2। कोई दिक्कत किसी को? ए से बी तक कितना हो जाएगा आपका? x/2। अब ओ से ए तक कितना हो जाएगा? ओ से ए तक कितना हो जाएगा भाई? ये दूरी जो है, ये कांटा दूरी जो है, मैं बता दे रहा हूं आपको, ये वाली जो कांटा दूरी है, ये तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड का हाफ ही है। ये तो बड़े वाले स्क्वायर की साइड का हाफ ही है, यानी कि 1/2 है। कितना है? 1/2 ही है। और ये दूरी क्या है? ये दूरी है आपका छोटे स्क्वायर की साइड यानी x, यानी कि ओ से ए तक की कंप्लीट दूरी क्या होगी आपकी? 1/2 + x। भाई ओ से लेके ये पॉइंट अगर सपोज डी मान लो, तो ओ से डी तक की जो दूरी है वो मोटी स्क्वायर की साइड का हाफ यानी कि 1/2 है। और ये डी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक जो दूरी है छोटे स्क्वायर की साइड x है, तो कंप्लीट दूरी क्या होगी आपकी? 1/2 + x। इस तरीके से हो गई 1/2 + x। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? ये बात समझ में आई सबको? ठीक है, अब ध्यान से देखो। चलिए, इसके बाद ओ से बी तक क्या है? ओ से बी तक है बड़े वाले सर्कल की रेडियस, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस हम निकाल चुके हैं। ओ से बी तक बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 1/√2। 1/√2 साइड 1 √2 रेडियस हाफ 1/√2। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, कोने में छोटू राइट एंगल ट्राइंगल जो मैंने बना रखा है, जिसमें ये है आपका 1/√2, ये है आपका 1/2 + x, और ये थर्ड साइड है कितनी आपकी? x/2। थर्ड साइड कितनी आपकी? x/2। और ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। ये जो एंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। कोई दिक्कत किसी को? तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सबको बात समझ में? इसमें क्या लग जाएगा आपका? पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। तो कैसे लगेगा? x/2 का होल स्क्वायर, x/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 + x का होल स्क्वायर बराबर 1/√2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2। x/2 का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? x²/4 प्लस 1/2 + x का होल स्क्वायर क्या होता है आपका? 1/4 प्लस x² + 1/2 × 2 × x, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 1/2। उड़ाओ किसी को? x²/4 + x² x² कितना हो गया? 5x²/4 प्लस का x, इधर आएगा तो 1/4 माइनस का हाफ, 1/4 माइनस का हाफ, तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 1/4 हो जाएगा, नहीं बराबर 0। क्लियर है?
मेंस के पेपर का आया हुआ सवाल है ये, तो अभी मैं आपको सिखा रहा हूं, मेथड भी मैं डायरेक्ट भी करना सिखाऊंगा इसको, क्लियर ना। यहां से देखेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 5x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। सिंप्लीफाई कर दिए तो 5x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0, 5x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 5, इसको कैसे लिख सकते हो 5x² 4x को कैसे लिखोगे, प्लस का 5x माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन आया 5x कॉमन आया, अंदर क्या बचा x प्लस 1, यहां से क्या कॉमन आया माइनस 1, अंदर क्या बचा x प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से दो वैल्यू आई, तो x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1 बराबर 0। तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो -1 एक माइनस का 1/5, एक तो आएगी 1/5 और एक आएगी माइनस का 1। माइनस का 1 आंसर हो नहीं सकता, इसको इग्नोर कर देंगे। तो x की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 1/5 यूनिट अपने पास, x की वैल्यू कितनी है 1/5। तो इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम से मैंने आपको बताया, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगाई कि यदि बड़े वाले स्क्वायर की साइड, यदि बड़े वाले स्क्वायर की साइड, ये स्क्वायर की साइड यदि मैंने 1 यूनिट मानी है, तो छोटे स्क्वायर की जो साइड है वो कितनी आई है 1/5 यूनिट, जो कॉर्नर में बना हुआ। यहां भी एक स्क्वायर बनेगा वो भी 1/5 का होगा, यहां भी स्क्वायर 1/5 का और यहां भी जो स्क्वायर बनेगा वो भी 1/5 का, क्लियर है। तो ये कांसेप्ट है और ये कांसेप्ट आपको याद रखना है, इसको आप याद रखोगे तो एग्जाम में जल्दी चीजों को कर पाओगे। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है बात समझ में आई ना। ये x बराबर 1/5 ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, कैसे मिला है, इस तरीके से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता। कोई डाउट इसमें किसी को, चलिए ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अब जो मेंस के पेपर में जो क्वेश्चन आया था 2017 के पेपर में, उसको हम देखते हैं, ठीक है ओके। चलिए ये क्वेश्चन आया था आपके पेपर में। इन द गिवन फिगर रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14√2 मीटर। इस फिगर में सर्कल की जो रेडियस है वो 14√2 सेंटीमीटर है। ये जो सर्कल बना है इसकी रेडियस 14√2 सेंटीमीटर है। पी क्यू आर एस इज स्क्वायर, पी क्यू आर एस एक स्क्वायर है। ई एफ जी एच एल एम एन ओ ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड चार आइडेंटिकल स्क्वायर है। तो चार आइडेंटिकल स्क्वायर आप देख ही सकते हो, यहाँ पे चार कॉर्नर पे चार आइडेंटिकल स्क्वायर बने हुए हैं, क्लियर है कि नहीं, ये सेम टू सेम है, ठीक है। मैंने आपको एक पे कैलकुलेशन करके दिखाया, ये चारों सेम टू सेम है। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ऑल स्मॉल स्क्वायर, इन चारों स्क्वायर्स का, ये जो चारों स्क्वायर्स है इनका टोटल चारों का एरिया कितना है। यदि स्क्वायर की जो साइड है, स्क्वायर की जो साइड सॉरी सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 14√2 सेंटीमीटर। अब मैंने भी आपको रिलेशन बनाया कि बड़ा वाला स्क्वायर और छोटू स्क्वायर, मोटू स्क्वायर छोटू स्क्वायर की, अगर मोटू स्क्वायर की साइड 1 है तो छोटू स्क्वायर की साइड क्या होगी 1/5 यूनिट। सर्कल की रेडियस दी है 14√2, ये होगा सर्कल का सेंटर 14√2। आगे बढ़ाओ, पूरा हो गया, डायमीटर कितना हो गया 28√2। तो डायमीटर यदि सर्कल का 28√2 है तो इस स्क्वायर का डायगोनल भी 28√2 है। यदि स्क्वायर का डायगोनल 28√2 है तो स्क्वायर की साइड कितनी होगी 28, स्क्वायर की साइड कितनी होगी 28। इसमें कोई दिक्कत किसी को, स्क्वायर की साइड कितनी होगी आपके पास 28। वो किस तरीके से आपका ये बनेगा ना 28√2, क्लियर ना। और मैंने बताया कि स्क्वायर का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो 28√2 है। तो 1:1/√2 का रेशियो होगा, ये भी आपका 28 होगा, ये भी आपका 28 होगा। तो स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 28 है ना, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अब देखो ध्यान से, तो अगर ये 28 है, ये स्क्वायर की साइड कितनी है आपकी 28, तो छोटू स्क्वायर की साइड, यदि मैं छोटू स्क्वायर की साइड की बात करूं तो छोटू स्क्वायर की साइड कितना आई आपकी 28/5, 28/5 क्लियर नहीं। तो x बराबर 28/5 आएगा तो कितना आ गया 5 × 5 = 25, 5.6। x बराबर कितना आ गया तुम्हारा 5.6, क्लियर है, कोई डाउट किसी को, x बराबर 5.6। तो एक छोटू स्क्वायर की साइड 5.6 है तो एक छोटू स्क्वायर का एरिया होगा कितना 5.6 का स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं। क्योंकि ऐसे टोटल कितने स्क्वायर है, टोटल ऐसे 4 स्क्वायर, तो 5.6 का होल स्क्वायर इंटू 4, 5.6 का होल स्क्वायर इंटू 4। तो इस तरीके से जो आपका आंसर आ जाएगा ये कितना आएगा मल्टीप्लाई करके 125.44, क्लियर ना, 6×36 और 6×24। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 125.44। तो अगर आपको ये रिजल्ट याद है तो आप इस क्वेश्चन को मात्र 10 से 20 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो। 5.6 का स्क्वायर इंटू 4, कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है, आसान सी बात है। बड़े स्क्वायर की साइड 1 तो छोटी की साइड स्क्वायर की साइड कितनी 1/5, क्लियर है। चलिए, लेकिन अगर आपको ये रिजल्ट याद नहीं है तो आप इस क्वेश्चन को फिर कितनी देर में करोगे 5 सेकंड में करोगे, फिर और भी जल्दी करोगे। क्यों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। आपको ये निकालना है, स्क्वायर की साइड निकालनी है, ठीक है, स्क्वायर का एरिया निकालना, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। देखो छोटू सा स्क्वायर, देखो ये मरा पड़ा है यहाँ पे कोने में दबा पड़ा है, दिख रहा है छोटू स्क्वायर सबको दिख रहा है कि नहीं, क्लियर है। सर्कल की रेडियस कितनी दी है 14√2, तो डायमीटर कितना हो जाएगा 28√2, तो स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 28। तो ये हो गया सर्कल का सेंटर, सर्कल के सेंटर से यहां तक की दूरी अप्रोक्सीमेटली ये क्या है सर्कल की रेडियस है। सर्कल की रेडियस भाई इतनी से जो दूरी है, जो मच्छर सी दूरी है जो कोने में दबी पड़ी है जो दिखाई भी नहीं दे रही, उसको इग्नोर कर देते हैं ना। यहाँ पे टच थोड़ा होगा, बीच में थोड़ा गैप होगा कि नहीं, बीच में ये थोड़ा रेड रेड गैप होगा, इस गैप को इग्नोर कर दो, अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करो। क्योंकि आंसर देख रहे हो ऑप्शन में देखा करो, आंसर आपको कितनी दूर दूर दे रखे हैं। तो एक्जैक्ट सॉल्व करने के लिए ऑप्शन से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, पूरा एक्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर आपके बहुत दूर दूर रखे। सर्कल की रेडियस यहां से यहां तक की अप्रोक्सीमेट दूरी क्या है तुम्हारी 14√2 है, 14√2 है, और स्क्वायर की साइड कितनी 28। तो ये दूरी यहां से यहां तक, ये दूरी यहां से यहां तक हाफ 28 का यानी कितनी होगी 14। तो 14√2 माइनस 14 छोटी स्क्वायर की साइड आ जाएगी ना अप्रोक्सीमेटली क्या छोटी स्क्वायर की साइड, भाई छोटी मच्छर से दूरी को मैंने इग्नोर कर दिया। तो 14√2 माइनस 14, तो 14√2 कॉमन आ गया, क्या आ गया तुम्हारा √2 - 1 कॉमन आ गया, यानी कि
एक सेकंड, रूट 2 माइनस 1 आपका कॉमन आ गया। रूट 2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, तो 14 इंटू 0.41, तो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई स्क्वायर की साइड 5.6। अब भी स्क्वायर की साइड 5.6 आई कि नहीं अप्रोक्सीमेटली, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। यदि स्क्वायर की साइड 5.6 है तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा 5.6 का स्क्वायर लगभग 31 के आसपास, और 31 चौका कितना आ जाएगा तुम्हारा ये 125। आंसर बी ऑप्शन। कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, ना पाइथागोरस थ्योरम लगाने की, ना कुछ करने की। क्लियर है? तो जब भी इस टाइप का पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन पे भी ध्यान देना चाहिए कि ऑप्शन कितने दूर दूर दे रखे हैं, पास पास दे रखे हैं। ठीक है, वैसे तो जैसे मेथड से वो भी मैंने आपको समझा दिया, और पेपर में तो इस तरीके से करना। ये जो मच्छर सा जो गैप है जो दिखाई भी नहीं दे रहा, इसको क्या कर दो आप इग्नोर कर दो। यहां से यहां तक की दूरी आपको दे रखी है 14 रूट 2, साइड 28 है तो ये 14 हो गया। 14 रूट 2 माइनस 14, तो अप्रोक्सीमेटली साइड कितना है कि छोटी स्क्वायर की 5.6, एक स्क्वायर के 5.6 स्क्वायर 4 का निकाल दीजिए 125.44 आंसर हो गया। क्लियर? सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी। कोई डाउट इसमें किसी को? इजी है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। यस, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलिए ओके, इन दी गिवन फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू। इस फिगर में पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो क्यू पे राइट एंगल है। ठीक है, क्यू पे क्या है तुम्हारा राइट एंगल है, तो ये हो गया तुम्हारा राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल है। क्लियर है? एंड द पॉइंट एस एंड टी आर ट्राइसेक्ट द साइड क्यू आर, और एस और टी जो ट्राइसेक्ट करते हैं यानी कि क्यू एस बराबर एस टी बराबर टी आर, ये दे रखा है आपको। क्लियर है कि नहीं? क्यू एस बराबर एस टी बराबर टी आर आपको दे रखा है। ठीक है, देन 3 पी आर स्क्वायर प्लस 5 पी एस स्क्वायर बराबर पीटी में रिलेशन पूछा कि पीटी स्क्वायर कितने के बराबर होगा। तो यहां पे ये देखो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है, आपको 10वीं का एग्जाम तो है नहीं, तो आपको इतना करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए ये क्या कर रहा है, इक्वल इक्वल बाइसेक्ट कर रहा है, क्यूएस बराबर एसटी बराबर टीआर। तो इसको कैसे करोगे, आपको पीआर और पीएस में रिलेशन दे रखा है, आपको पीटी स्क्वायर में रिलेशन लाना है। तो अपनी मर्जी से ये एक थ्योरम है, साफ साफ दिख रहा है कि ये एक थ्योरम है, ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, और थ्योरम या स्टैंडर्ड रिजल्ट दुनिया के किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होता है, चाहे हम कुछ भी कर ले। तो हम अपनी मर्जी से ये ट्राइसेक्ट कर रहा है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड अपनी मर्जी से कुछ ही मान लो, वो हमेशा होल्ड करेगा कि नहीं। तो मैंने इसको मान लिया कि ये 1 है, क्यूएस भी 1 है, एसटी भी 1 है, और आपका टीआर भी 1 है। 1 1 मान लिया मैंने। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट किसी को? पी क्यू भी 1 है, क्यूएस भी 1 है, एसटी भी 1 है, टीआर भी 1 है, अपनी मर्जी से 1 1 1 मान लिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1 1, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल पी क्यूएस में 1 1, तो पीएस कितना हो गया, पीएस कितना होगा, पीएस हो गया आपका √2। पीएस कितना हो गया √2, कोई दिक्कत किसी को? 1 ट्रायंगल पी टी क्यू में 1 है, 1 + 1 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 4 + 1 √5। पीटी कितना हो गया आपका √5, पीटी कितना हो गया √5। अब बड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में साइड 1 1 1 1 3, तो √3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, साइड 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का √, तो 9 + 1 √10। सो पीआर कितना आ गया √10, पीआर कितना आ गया तुम्हारा √10। कोई दिक्कत किसी को? साइड मैंने ऊपर लिख दिया √10। कोई डाउट इसमें? चलिए अब देखो ध्यान से, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पूछा गया 3 पीआर स्क्वायर प्लस 5 पीएक्स स्क्वायर, रखिए वैल्यू। पीआर की वैल्यू मैंने कितनी कैलकुलेट किया √10, तो 3 इंटू पीआर √10 है, √10 का स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा 10 प्लस 5 पीएस स्क्वायर 5 इंटू पीएस स्क्वायर, पीएस कितना कैलकुलेट किया मैंने √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। कोई दिक्कत? 3 इंटू 10 30 प्लस 10 कितना होगा 40, कितना रिजल्ट है 40। अब आप ऑप्शन में से चेक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपको 40 वैल्यू देता है। पीटी की वैल्यू अगर मैं ये अरेंजमेंट रखता हूं तो पीटी की वैल्यू √5 है, तो अगर मैं पहला ऑप्शन चेक करता हूं तो 8 इंटू √5 का स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर 5 × 40, यही आपको 40 दे रहा है, तो यही आपका आंसर है। दूसरा ऑप्शन 40 नहीं देता, तीसरा नहीं देता, चौथा नहीं देता, तो आंसर क्या है तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन 8 पीटी स्क्वायर। क्लियर है? खुद इसको सीबीएसई बोर्ड का लिया हुआ क्वेश्चन है, सीबीएसई बोर्ड के पेपर से मैंने क्वेश्चन लिया है। एक्चुअली एसएससी में जो सीजीएल में जो क्वेश्चन है डायरेक्टली सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सीधे के सीधे पिक करके आते हैं पेपर में। ये आपके सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, पर मैंने 10वीं के तरीके से नहीं आपको स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन कराया। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? आसान सवाल था, इजी था। नेक्स्ट अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 स्क्वायर आर मेड ऑन द साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, फाइंड एक्स। तो आपको दे रखी है एक फिगर दे रखी है इस टाइप से ना, और ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी पे ये पॉइंट ओ है, इसके अंदर पॉइंट ओ आपको दिखाई दे रहा हो, तो पॉइंट ओ पे इस तरीके से आपके परपेंडिकुलर डाले गए, पॉइंट ओ से तीनों साइड पे, पॉइंट ओ से तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले गए, और इस तरीके से साइड एबी पे परपेंडिकुलर डाला तो दो लेंथ बन गई, तो एएफ प्लस एफबी, एएफ पे स्क्वायर बना दिया, एफबी पे स्क्वायर बना दिया, पॉइंट ओ से बीसी पे परपेंडिकुलर डाला तो दो लेंथ बन गई बीडी और डीसी, बीडी पे स्क्वायर बना दिया, डीसी पे स्क्वायर बना दिया, एसी पे परपेंडिकुलर डाला तो दो लेंथ बन गई एई और ईसी, एई पे स्क्वायर बन गया, ईसी पे स्क्वायर बन गया। तो सारे स्क्वायर के आपको क्या गिवन है, एरिया गिवन है। ये क्या है आपके स्क्वायर्स के एरिया है, क्या है स्क्वायर्स के एरिया है, 81 25 36 100 49, ये एक एरिया मिसिंग है एक्स, आपको इस एक्स की वैल्यू बतानी है। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? बहुत आसान बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। चलिए अब इसको भूल जाइए, यहां पे पहले हम देखते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलिए कंसेप्ट देखते हैं पहले। ओके, सपोज आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, इसको आप याद भी रख सकते हो, अदरवाइज आप प्रूफ भी करके देख सकते हो। आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी के अंदर सपोज आपका कोई पॉइंट ओ है, पॉइंट ओ से तीनों साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाला, ये और ये तीनों साइड पे परपेंडिकुलर डाले हैं। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये हो गया परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो यहां पे परपेंडिकुलर है आपका डी ई और एफ, डी ई और एफ।
क्लियर है, परपेंडिकुलर डाला हमने डी ई एफ, समझ में सबको, रैंडम पॉइंट है ये, ऐसा नहीं कोई स्पेशल पॉइंट है, ट्रायंगल एबीसी के अंदर कहीं भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उसे तीनों साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये परपेंडिकुलर ओडी ओई ई है, तो इस साइड अभी मैंने समझाया कि 6 लेंथ बन गई ए एफ बी एफ बी डी डी सी, अल्टरनेट ऑर्डर में ले लो, साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, इस तरीके से साइक्लिक ऑर्डर में एक के बाद एक लेते चलेंगे, तो क्या है तुम्हारा ए एफ स्क्वायर, क्या है ए एफ स्क्वायर प्लस एक लेंथ छोड़ो, दूसरी क्या है तुम्हारी बी डी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस एक लेंथ छोड़ दो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, एक लेंथ छोड़ दो डीसी को, क्या है तुम्हारा सीई स्क्वायर, अल्टरनेट ऑर्डर में इक्वल होता है, बराबर बराबर किसके होगा बराबर, क्या बचा है आपका बीएफ बचा है, बीएफ स्क्वायर प्लस क्या बचा है तुम्हारा डीसी स्क्वायर, बीएफ स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर, बीएफ स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस एक थर्ड अल्टरनेट ऑर्डर पे लिखना है ए स्क्वायर, ये क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर बराबर होगा बी एफ स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें किसी को क्लियर है, ठीक है ना। एक्चुअली अगर हम इनकी साइड पे स्क्वायर भी बना दें तो भी ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि नहीं, हाँ भाई, अगर मैं इनकी साइड पे स्क्वायर बना दूं, क्योंकि एक्चुअली एफ स्क्वायर क्या है, एफ स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे साइड पे स्क्वायर भी बनाया, सपोज मैंने एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर है क्या, एक्चुअली एफ स्क्वायर क्या है, यही तो एफ स्क्वायर है, यानी कि साइड एफ पे जो मैं स्क्वायर बनाऊंगा उसका एरिया, तो यदि मैं इनके 6 लेंथ पे स्क्वायर भी बना दूं, तो इस तरीके से जो एरिया का सम है वो क्या होना चाहिए आपका बराबर होना चाहिए, इस तरीके से जो एरिया का सम है वो क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो बताया मैंने कंसेप्ट की, ये क्या होता है आपका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, आपको पता होना चाहिए। अब ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आया कहां से वो देखते हैं पहले, क्लियर है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपका आया कहां से वो देखते हैं, ठीक है, सिंपल। अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से वाले कर रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका पाइथागोरस थ्योरम से ही आएगा, क्लियर है। चलिए हम सिंपल से इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करेंगे। चलिए फिर से मैं बताता हूं एक बार, आपके पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी, उसके अंदर एक पॉइंट आपका ओ है, ओ से हमने इस पे परपेंडिकुलर डाला इस तरीके से ओडी, इस पे परपेंडिकुलर डाला हमने ओई, और इस पे परपेंडिकुलर डाला हमने इस तरीके से, ये हो गया आपका ओ एफ, तीनों साइड पे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, क्लियर है, कोई डाउट इसमें। चलिए अब हमको प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पहले हम इसको लेते हैं, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, क्लियर है कि नहीं, ठीक। हम क्या करते हैं कि हमने बी से ओ को मिलाया, हमने ओ से सी को मिलाया, हमने ए से ओ को मिलाया, इन सबको मिला दे, कोई दिक्कत किसी को। चलिए और मिलाने के बाद हमने ये लेंथ नाम रख दी सबके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, इस तरीके से हमने नाम रख दिया, क्लियर है ना। अब हम यदि ए एफ स्क्वायर की बात करें, ए एफ स्क्वायर की, तो ए एफ स्क्वायर क्या है, ये 90 डिग्री, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ए एफ ओ में 90 डिग्री के सामने क्या है तुम्हारा ए है, और ये क्या है तुम्हारा बी, तो ए एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए एफ स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ट्रायंगल ए ओ एफ में बात करेंगे, त्रिभुज ए ओ एफ में, इस वाले त्रिभुज ए ईच पर एक ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के सामने ए है, ये बी है, तो ए एफ स्क्वायर क्या आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, यदि मैं बी डी स्क्वायर की बात करूं तो बी डी स्क्वायर के लिए मैं कौन से ट्रायंगल में फोकस करूंगा, इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो बी डी स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, क्या होगा तुम्हारा सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस, यदि मैं सी स्क्वायर निकालना है तो सी स्क्वायर क्या है आपका, कौन से ट्रायंगल में फोकस करूंगा मैं, इस वाले ट्रायंगल में, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री के सामने क्या है ई, ये क्या है एफ, तो क्या आएगा तुम्हारा ई स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, तो ये आई आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, रिजल्ट की, कोई डाउट में। चलिए अब अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं, राइट हैंड साइड क्या होगी आपकी, राइट हैंड साइड क्या होगी आपका, बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है, बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्लियर, कोई डाउट इसमें। चलिए ध्यान से देखेंगे, अब हमको चाहिए बीएफ स्क्वायर, तो कौन से ट्रायंगल में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, 90 डिग्री के सामने क्या है आपका सी, तो क्या आएगा आपका सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस, हमको चाहिए सी डी स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में है, हम किसमें बात करें, इसमें, ये रहा आपका सी डी, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 90 डिग्री, क्या है तुम्हारा ई और डी, क्या आएगा तुम्हारा ई स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस, आपको क्या चाहिए ए स्क्वायर, तो ए कौन से ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ए स्क्वायर है, 90 डिग्री सामने ए और एफ, क्या आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, क्या आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, क्लियर है, कोई डाउट में किसी को। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, क्या दोनों चीज बराबर नहीं है, ध्यान से देखो जरा गौर से, दोनों चीज आपस में एकदम बराबर है, कोई दिक्कत किसी को, दोनों चीज आपस में एकदम बराबर है, क्लियर है। अगर दोनों चीज आपस में बराबर है तो ये दोनों रिजल्ट भी आपस में बराबर होने चाहिए कि नहीं, ये दोनों रिजल्ट आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि आपका ए एफ स्क्वायर एक अल्टरनेट ऑर्डर पर लिखना ए एफ स्क्वायर, क्लियर, ये वाला प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर बराबर होना चाहिए आपका किसके, बी एफ स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, क्लियर है, यही एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। और अगर मैं इनकी साइड पे कहीं पे इस तरीके से स्क्वायर भी बना दूं तो ये भाई बी डी स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, इस स्क्वायर का एरिया, तो जितने भी एरिया अल्टरनेट ऑर्डर में बनेंगे उन सब का सम भी क्या होना चाहिए आपका बराबर होगा, अल्टरनेट ऑर्डर में एक के बाद एक छोड़ के, क्लियर है, कोई डाउट में। चलिए अब जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, अब हम उसकी बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे, ठीक है, सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है आपको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, ओके। नाउ
क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए इसको, यहां पे ये ट्रायंगल दिया आपको, ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में पॉइंट ओ से परपेंडिकुलर डाले गए तीनों साइड पे, एबीसी पे, ये बी ओडी ओई ओएफ, और उन पे बनाए गए स्क्वायर्स, ठीक है ना। और आपसे पूछा है एक्स की वैल्यू पूछे, तो अभी मैंने समझाया, अभी हमने समझाया कि क्या कर सकते हैं, अल्टरनेट ऑर्डर में जो स्क्वायर बनेंगे उनके एरिया का सम क्या होगा, बराबर। तो ये क्या है तुम्हारा 81, क्लियर है, ये क्या है तुम्हारा 36, ये क्या है तुम्हारा एक्स। तो 81 प्लस 36 प्लस एक्स बराबर होगा किसके, किसके बराबर होगा, ये क्या है तुम्हारा 25, ये क्या है तुम्हारा 100, और ये क्या है तुम्हारा 49, है कि नहीं, बराबर होगा 25 प्लस 100 प्लस 49, क्लियर है। तो यहां से मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो 125 प्लस 49 माइनस ये कितना हो जाएगा, कैसे प्लस 36, 117, तो 125 माइनस 117 ये 8 हो गया, और 8 प्लस 49 यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया तुम्हारा 57, एक्स बराबर कितना आएगा तुम्हारा 57, क्लियर है कि नहीं। तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना होगा आपका 57। अगर साइड पूछता तो साइड कितनी आ जाती है, अंडर रूट 57, साइड कितनी आ जाती है आपकी, अंडर रूट 57, क्लियर है। कोई डाउट इसमें किसी को, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी एक चतुर्भुज है सच दैट एबी बराबर 5 एंड सीडी बराबर 7, AB बराबर 5 एंड CD बराबर 7, BC बराबर 17 एंड AD बराबर 25। आल्सो एंगल ABC प्लस एंगल BCD बराबर 270 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है, क्लियर ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पे। और इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो ट्रायंगल का एरिया निकालना आता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने में दिक्कत होती है, स्पेशली जब आपको साइड में देखे एंगल गिवन हो, तो वो क्वेश्चन कैसे करोगे वो मुझे आपको सिखाना, ठीक है। जैसे आपके पास एक चतुर्भुज है, जैसे दिखा गया ABCD क्वाड्रिलेटरल है, इस तरीके से आपका क्वाड्रिलेटरल ये गिवन है ABCD, दिस इज योर क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, आपका C पॉइंट है, आपका D पॉइंट है, दिखा सबको। चलिए नाउ अब फोकस करना है आपको, इसमें दिया क्या, आपको दिया CD बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं, CD बराबर दिया आपको 7, BC बराबर कितना दिया आपको 17, और BC बराबर क्या दिया 17, दिख नहीं रहा पर मान लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, और AD की वैल्यू कितनी दी है 25, साइड AD की वैल्यू कितनी दी है 25। एंगल ABC मतलब दिस एंगल, और एंगल BCD मतलब दिस एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया है आपको 270 डिग्री, एंगल ABC और एंगल BCD का सम 270 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या है, कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है। चलिए वो देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन हमको यहां पे साइड नहीं दे रखी, चौथी साइड नहीं दे रखी, एंगल का सम दे रखा है, और एंगल का सम भी ये यूनिक वैल्यू 270 डिग्री दे रखी है, तो सम 270 डिग्री दिया क्यों है, ये यूज करना। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में दिखे तो हमेशा इस क्वाड्रिलेटरल को आगे बढ़ा दो, हमेशा इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कर दो आप आगे बढ़ा दो, पूरा करके एक ट्रायंगल बना दो, आगे बढ़ा दो और क्या कर दो ट्रायंगल बना दो, ये आगे बढ़ा दिया हमने, क्या बना दिया ट्रायंगल बना दिया इस तरीके से, कोई दिक्कत इसमें किसी को। और इस पॉइंट को मान लिया मैंने P, इस पॉइंट को क्या मान लिया हमने P, ये जो BC है ये BC ही आपका 7 है, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है। चलिए अगर आप ध्यान से देखो तो क्वेश्चन को बहुत इजी कर सकते हो। आपका ये जो क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया है क्या है, मैं पूरे बड़े वाले ट्रायंगल PAD के एरिया में से, बड़े वाले ट्रायंगल PAD के एरिया में से मैं छोटे ट्रायंगल PBC का एरिया माइनस करके नहीं निकाल सकता, क्या क्वाड्रिलेटरल का एरिया, पूरे बड़े त्रिभुज PAD के एरिया में से छोटे ट्रायंगल PBC का एरिया माइनस कर दो तो आपके क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा नहीं, जो आपको चाहिए, क्लियर है, ठीक है। तो बहुत आसान है। अब देखिए ध्यान से, अगर इन दोनों का सम 270 डिग्री है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो एंगल बना होगा, ये जो एंगल आपका बना, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल है ये एंगल कितने का होगा आपका 90 डिग्री का होगा। मैंने समझा रखा आपको कि यदि कोई भी ट्रायंगल है तो यदि तुम इस तरीके से एक्सटीरियर एंगल बनाओगे तो इन दोनों का जो सम होता है वो 180 डिग्री प्लस ए होता है, ये तो 270 है तो 180 प्लस 90 है, तो ये एंगल कितना बचा 90 डिग्री का, क्लियर है कि नहीं, दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो इन दोनों का सम 180 प्लस 90 270 होना चाहिए। तो इस तरीके से ट्रायंगल APD क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आसान है चीजें, क्लियर है, डाउट ओके। इसके बाद ध्यान से देखते हैं ओके चलिए अब क्या करना है आपको, ये ABCD, इसमें साइड BC के लिए 17 दिया, सॉरी साइड BC के लिए क्या दिया आपको 17, ये 17 दिया साइड BC, क्लियर है। अच्छा साइड BC के लिए 17 दिया, अब 90 डिग्री है और आंसर जो है आपके इंटीजर में दे रखे हैं, तो आंसर इंटीजर में दे रखे हैं, तो ये ट्रायंगल PBC फोकस करो, ये मुझे 17 दिखाई दे रहा है, 17 को देख के दिमाग में घंटी बजती है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 17 को देख के घंटी बजती है, 8 15 17 ट्रिपलेट होता है, 90 डिग्री के सामने 17 दिख रहा है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल PAD को देखो तो 90 डिग्री के सामने 25 और 25 को दिमाग में देखते हुए घंटी बजती है कि 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, 15 20 25 ट्रिपलेट होता है, 15 20 25, क्लियर है, कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है। तो अगर मैं इस साइड को सपोज 8 मानता हूं और इस साइड को मानता हूं मैं कितना 15, इस साइड को कितना मानता हूं मैं थोड़ी देर के लिए 15, तो 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। साइड AB की वैल्यू कितनी दी है 5, तो साइड AB की वैल्यू दी है आपको यहां से यहां तक की 5, क्लियर, साइड AB की वैल्यू कितनी दी है 5, तो पूरा 15 प्लस 5 कितना हो गया तुम्हारा 20 हो गया, और ये 8 प्लस 7 पूरा कितना हो गया तुम्हारा 15 हो गया, और 20 और ये 15 कितना आ गया पाइथागोरस थ्योरम से 25 आ गया। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई जितनी होनी चाहिए,
कोई दिक्कत इसमें किसी को? भाई पाइथागोरन ट्रिपलेट मैंने आपको बताया 8 15 17 15 20 25, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 25 दिया है, 7 दिया है, 5 दिया है, 17 दिया है। 17 को देख के तुरंत घंटी बजी 8 15 17, तो इसको मैंने 8 लिया, उसको मैंने 15 लिया, क्योंकि मैं इसको 15 लूंगा तो 15 प्लस 7 22 हो जाएगा, और 25 के ट्रिपलेट में कभी 22 नहीं आता, तो हमने इसको 8 लिया, इसको 15 लिया, तो 15 प्लस 5 पूरी साइड कितनी होगी 20, और 8 प्लस 7 पूरी साइड कितनी होगी 15, 20 15 ट्रिपलेट कितना होता है 25, 20 15 20 25, भाई 3 4 5 में यदि 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 15 5 20 5 25 ट्रिपलेट आएगा। तो मुझे सारी साइड्स पता है। ये एंगल कितने का है 90 डिग्री का। कोई डाउट किसी को? चलिए अब ध्यान से देखो, मुझे चाहिए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया, तो पूरे बड़े ट्रायंगल पीएडी के एरिया में से मैं छोटे ट्रायंगल पीबीसी का एरिया माइनस कर दूं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है मेरा, इस क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया सबको निकालना आता है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया। तो यदि मैं पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया की बात करूं, तो बड़े ट्रायंगल का जो एरिया होगा या ट्रायंगल पीएडी का जो एरिया होगा वो क्या होगा 1/2, ये कितना है तुम्हारा 20 और ये कितना है तुम्हारा 15, तो 1/2 20 इंटू 15, उसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा 1/2 छोटे ट्रायंगल का एरिया, छोटे ट्रायंगल की साइड 15 साइड 8 के बीच के एंगल 90, तो 1/2 15 इंटू 8, 1/2 परपेंडिकुलर इंटू 20, तो 2 से 20 10 बार, तो 15 इंटू 10 कितना हो गया 150, माइनस 2 से 8 4 बार, 15 चौका कितना हो गया 60, और 150 माइनस 60 कितना हो गया 90, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो कितना है 90। क्लियर है? कोई डाउट्स में किसी को? अदरवाइज आप इसमें सुबह से शाम तक परेशान होते रहेंगे कि साइड निकाल लो, ये यहां से परपेंडिकुलर डाल लो, वो डाल लो, सिर्फ अपना दिमाग का फ्रस्ट्रेशन नहीं बढ़ाएंगे, होना कुछ है नहीं। क्लियर है ना? तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो आपको इस तरीके से करना है कि इसको ट्रायंगल को क्या कर दो कंप्लीट। देखिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा मैंने अभी आपको कराया था, और ये क्वेश्चन 2017 मेंस के पेपर में आया था, और ये उन क्वेश्चंस में से एक है जिन क्वेश्चंस ने बच्चों को परेशान किया था। वैसे बहुत आसान सवाल है, लेकिन आपको मेथड पता होना चाहिए कि कैसे इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन मैं करा भी चुका हूं। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, चतुर्भुज दिया है PQRS, उसमें PQRS क्वाड्रिलेटरल में ये आपका एंगल दे रखा है 60 डिग्री 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है आपको 150 डिग्री। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, और आपको साइड QR की वैल्यू दे रखी है 18, साइड QR की वैल्यू दे रखी है 18, और साइड PS की वैल्यू दे रखी है 9, और आपसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया पूछा है। क्लियर है? और मैंने आपको बताया कि इस टाइप के सवालों को कैसे करना है। इस टाइप के सवालों को करने के लिए आपको इस क्वाड्रिलेटरल को कंप्लीट कर देना चाहिए और ट्रायंगल बना देना चाहिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को मैं कराता हूं, ध्यान से देखेंगे। चलिए ओके ना, अब आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है PQRS, तो ये हो जाएगा आपका क्वाड्रिलेटरल PQRS। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल PQRS ना, क्लियर है? PQRS, इसमें ये एंगल कितना आपका, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना आपका, ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, ये एंगल कितना गिवन है, ये एंगल आपको 150 डिग्री गिवन है, ये साइड आपकी 18 है और ये साइड आपकी 9 है। कोई डाउट इसमें? तो हमने क्या बोला इस टाइप के क्वेश्चन में, बोला कि इसको फिगर को खींच के कंप्लीट ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल बना दीजिए। यदि मैं इसको इस तरीके से आगे बढ़ाऊं और इसको इस तरीके से आगे बढ़ाऊं, तो मेरा ये ट्रायंगल नहीं बन सकता कंप्लीट। मैंने ट्रायंगल इस पॉइंट को मान लिया मैंने T, तो ट्रायंगल QRT बन गया। क्लियर ना? अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए तो क्या पूरे कंप्लीट ट्रायंगल TQR के एरिया में से, कंप्लीट ट्रायंगल TQR के एरिया में से मैं छोटे ट्रायंगल TPS का एरिया माइनस करके नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकते हो। छोटू ट्रायंगल TPS का एरिया माइनस करके नहीं निकाल सकते? आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, कोई डाउट इसमें? अगर एंगल आपका 150 डिग्री का है तो ये एंगल आपका कितना बचा 90 डिग्री का, 60 60 120 150 270 90 डिग्री का, तो ये एंगल भी आपका कितने का है 90 डिग्री का एंगल है। ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो पूरा थर्ड एंगल फिर कितना बचा इस एंगल का, ये एंगल भी 60 डिग्री हो गया। यानी कि ये कैसा ट्रायंगल बन गया, थोड़ा टेढ़ा सा लग रहा है, कैसा ट्रायंगल बन गया आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये समबाहु त्रिभुज बन गया। यानी कि अगर ये साइड 18 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की ये साइड भी आपकी कितनी होगी 18 ही होगी, और दूसरी तीसरी साइड भी क्या होगी आपकी 18 ही होगी। तो पूरे बड़े इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस करना। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ट्रायंगल का जो थर्ड एंगल होगा वो कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। अब मेरे पास एंगल 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री, मुझको पता है कि 30 90 60 ट्रायंगल क्या होता है, 30 90 60 ट्रायंगल क्या होता है, सबको पता है। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट्स में? ठीक है, जैसे हम आपको बता चुके हैं कि सपोज आपके पास कोई ट्रायंगल है, ये एंगल यदि 90 डिग्री का है, ये एंगल 30 डिग्री का है, और ये एंगल आपका 60 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, 60 डिग्री के सामने होता है √3 यूनिट, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका 2 यूनिट। तो अगर 60 डिग्री के सामने 9 यूनिट है, 60 डिग्री के सामने यदि 9 यूनिट है, यानी कि √3 यूनिट की जगह क्या दे रखा है आपको 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/√3, यानी कि 3√3, 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3√3। तो 30 डिग्री के सामने 3√3 होगा, यानी कि T से S तक की दूरी कितनी आ गई 3√3, T से S तक की दूरी कितनी आ गई 3√3। क्लियर है ना? कोई डाउट इसमें किसी को? ना, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। मैंने क्या बोला इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि पूरे बड़े ट्रायंगल के एरिया में से छोटे ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो। पूरा कंप्लीट ट्रायंगल क्या है आपका, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी 18 18 18 60 60 60 ना 18, तो पूरे बड़े ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा √3/4 18 का स्क्वायर, यानी कि 18 × 18, उसमें से माइनस कर देंगे इस राइट एंगल ट्रायंगल TSP का एरिया, ये माइनस कर देंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल की साइड 9 है, ये साइड 3√3 है, के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री। इस तरीके से है कि ये साइड आपकी 3√3 है और ये साइड आपकी 9 है, के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार 9 और ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी 3√3, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 3√3। कोई दिक्कत इसमें किसी को? ठीक है, चलिए सिंपलीफाई करेंगे तो 2 से 9 बार जाएगा, और ये 2 बार, और ये 2 नाम 18, तो 9 नाम 81 √3 माइनस, और ये कितना आ जाएगा 27√3/2, 27√3/2 ये आएगा।
क्लियर ना? 81 रूट 3 माइनस 27 अंडर रूट 3 बटा 2, 81 दूनी कितना 162, 162 माइनस 27 कितना हो जाएगा आपका 135, 135 रूट 3 बाई 2, ये आपका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है? कोई डाउट्स में? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है आपका सी ऑप्शन। इस तरीके से आपको करना है, बहुत आसान सवाल है, बस क्या करना है ट्रायंगल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ठीक है? तो ये इस टाइप के क्या है यूनिक क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यस, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना? बहुत आसान है और बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है? चलिए ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। नाउ इन द गिवन फिगर ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्योर पाइथागोरस थ्योरम का क्वेश्चन है। ABC इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। तो AD की वैल्यू क्या है? AD की वैल्यू क्या है? क्लियर है? AD की वैल्यू क्या है? ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AD। चलिए ओके, ठीक है। ABC क्या है? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपसे पूछा कि AD की वैल्यू क्या है। AD मतलब आपसे ये कांटा दूरी पूछी है, ये कांटा दूरी क्या है आपकी? ये कांटा दूरी AD, इसकी वैल्यू क्या है? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? AD की वैल्यू आपको निकालनी, ठीक है? तो देखो इसको करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा है, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है BEC, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रखा है ADC, और आपसे वैल्यू पूछी है AD की। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? ठीक है, देखो करने के तरीके बहुत सारे हैं, पर मैं आपको सिंपल पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैंने AD को क्या मान लिया? थोड़ी देर के लिए x मान लिया। AD को क्या मान लिया? हमने सिंपली x मान लिया। AD को सिंपली x मान लिया। ये एंगल कितने का दिया है? 90 डिग्री। एंगल 90 डिग्री का दिया है, इसका यूज मैं तभी कर पाऊंगा यदि मैं साइड को सपोज y मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए। मैंने E से C तक की दूरी को क्या मान लिया? y मान लिया। तो DC स्क्वायर कितना हो गया? DC स्क्वायर कितना हो गया? DC स्क्वायर जो हो गया तुम्हारा, अगर मैं साइड DC के स्क्वायर की बात करूं और मैं साइड AD के स्क्वायर की बात करूं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड यानी कि AC स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? यदि मैं DC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, DC स्क्वायर की बात करूं और AD स्क्वायर की बात करूं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ जाएगी यानी कि AC स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? DC स्क्वायर क्या है? इस छोटे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये 7 है, y तो 90 डिग्री के सामने DC स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? 7 स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? 7 स्क्वायर प्लस, एक सेकंड, 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा तुम्हारा? 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ही तो मुझे निकालना है, AD स्क्वायर मुझे एक्स स्क्वायर ही निकालना है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। ये क्या? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर है। AC स्क्वायर का इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड ही तो है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? हमने ये 7 है, इसको y मान लिया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल से इस वाले समकोण त्रिभुज से ये कितना आ जाएगा? 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बड़ी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ये साइड 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर का एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? आसान था यहां तक? चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट। बट BC भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ये जो BC है ये भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है, ये जो BC है ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है। तो अगर मैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से देखूं, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल से यदि आप बात करो, तो ये साइड कितनी है? y, ये साइड कितनी है? 7 और 3 10। तो साइड BC का स्क्वायर यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर 7 3 10 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होना चाहिए कि नहीं? क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? देखोगे ध्यान से तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया। एक्स स्क्वायर बराबर 100, 10 स्क्वायर 100 और 49, 100 माइनस 49 यानी कितना आएगा? 51। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? अंडर रूट 51। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 51। वो डाउट है इसमें किसी को? बहुत सिंपल, बहुत आसान सा अच्छा क्वेश्चन था। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको AD की वैल्यू निकालनी थी, एक्स सिंपल पाइथागोरस थ्योरम लगनी। AD का वैल्यू एक्स, कौन से राइट एंगल ट्रायंगल मारा? इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में ADC में ये एक्स है, तो मुझे ये साइड चाहिए, पर ये साइड भी नहीं पता है, बट ये पता है कि ये 7 है, तो इसको हमने y मान लिया। अब इस साइड का स्क्वायर कितना हो गया? 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस साइड का स्क्वायर कितना? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस वाई स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का स्क्वायर, वो लिखा हुआ है सामने। फिर BC स्क्वायर भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है BC, तो BC का स्क्वायर क्या हो जाएगा तुम्हारा? 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 10 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों को अलग दिया। यहां से AD को हमने x माना था, x के लिए कितनी आएगी? अंडर रूट 51। कोई डाउट? क्लियर था? सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए अभी तक मैंने जितने आपको 11 क्वेश्चन कराए, ये सिंपल पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड थे। अब मैं आपको जितने क्वेश्चन कराऊंगा आगे 20-25, वो सारे आपके कोसाइन रूल पे बेस्ड है, और अच्छे क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं, थोड़े नए क्वेश्चन भी हैं, आपको सारे के सारे क्वेश्चन ट्राई करने हैं। क्लियर है? चलिए देखिए बहुत आसान सा सवाल है। कोसाइन रूल का सबसे सिंपल सा फॉर्मूला देखेंगे। इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ PR। इस फिगर में PR की वैल्यू क्या है? ये कितना दिया है? ये दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। ये कितना दिया आपको? 1 + √3 सेंटीमीटर। एंगल कितने का दिया? 60 डिग्री का। आपसे एक्स पूछिए। और मैंने आपसे हमेशा बोला है, यदि किसी भी ट्रायंगल में आपको एक एंगल गिवन है और 2 साइड गिवन है, तो थर्ड साइड के लिए निकालने के लिए आप हमेशा कोसाइन रूल लगाओगे। तो यहां पे आप कोसाइन रूल लगाने की कोशिश करोगे, तो cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होनी चाहिए? cos 60 डिग्री का मतलब आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 1 + √3 का होल स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन आजू बाजू वाली साइड का प्रोडक्ट का डबल 2 × 2 × 1 + √3। ये हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी भाई को इसमें? cos 60 डिग्री सभी को पता है कि 1/2 होता है, 2 का स्क्वायर सभी को पता है कि 4 होता है, प्लस 1 + √3 का स्क्वायर कितना होता है? 1 + 3 + 2 √3, यानी कि क्या हो गया तुम्हारा? 4 + 2 √3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 × 2 प्लस ये 2 है, 2 के अंदर गुणा कर देते, 2 + 2 √3, इस टाइप से हो जाएगा। आप देखोगे तो 2 से आपका 2 कट गया, 2 + 2 √3 आपके इधर आ गया, तो 2 + 2 √3 बराबर 4 + 4 यानी कि 8 + 2 √3 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 √3 से 2 √3 कैंसिल आउट हो गया,
तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 8 माइनस 2 यानी कि 6। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई √6। एक्स की वैल्यू कितना है √6 यानी कि साइड पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √6। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत सिंपल आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन भी आपके प्री के पेपर में आ सकता है जहां पर आपको सिंपल कोसाइन रूल लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, चल नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ओके, in the given figure the length of each side of triangle ABC are given if angle BAC बराबर 60 डिग्री। ये एंगल कितने का दिया है आपको? 60 डिग्री का दिया है। तो आपसे x की वैल्यू पूछिए कितना है आपका x + 6, ये कितना x + 4, ये कितना है आपका x। तो आपको x की वैल्यू पूछिए। सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप यहां पे क्या लगा दीजिए? कोसाइन रूल। तो यहां पे कोसाइन रूल लगाने बैठेंगे तो cos 60 डिग्री बराबर आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम। तो आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम करेंगे तो यहां पे कितना हो जाएगा आपका? आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम करोगे तो कितना? cos 60 के आजू बाजू क्या है तुम्हारा? x स्क्वायर प्लस x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस अपोजिट साइड यानी कि x + 4 का होल स्क्वायर, x + 4 का होल स्क्वायर अपॉन 2 × x + 4, 2 × x + 4, ये हो जाएगा ना। अब देखिए cos 60 डिग्री जो होता है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/2 होती है। तो cos 60 डिग्री 1/2, 2 से आपका 2 कट गया। इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं तो x स्क्वायर + 4x बराबर क्या आ गया आपका? क्या आ गया? सिंपल सा खोलना ही तो है। x स्क्वायर x + 6 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर + 12x + 36 माइनस, क्लियर है? x + 4 का होल स्क्वायर खोलोगे तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 16 माइनस का 8x। क्लियर है? आप देखेंगे तो x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कटेगा, इस x स्क्वायर से आपका x स्क्वायर कट गया। क्लियर है? ओके, उसके बाद x + 6, ठीक है। यहां पे कितना है आपका? 4x। यहां पे क्या 4x और 12x - 8x, ये कितना हो गया आपका? 4x। तो यहां पे आई थिंक कुछ गड़बड़ हो गया है। x स्क्वायर + 4x बराबर x स्क्वायर + 12x + 36 - x स्क्वायर - 16 - 8x। ठीक है, आपको निकालनी है यहां पे क्या? x की वैल्यू। तो यहां पे आप देखोगे तो 12x - 8x से कितना हो जाएगा आपका? प्लस का 4x। तो 4x से तो 4x आपका कट गया। तो एक सेकंड, x + 6 x + 4, तो 1/2 x स्क्वायर + x + 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 × x + 4। ओके, 2 से 2 x स्क्वायर + 4x बराबर x स्क्वायर + x स्क्वायर + 12x + 36 - x स्क्वायर - 16 - 8x। तो यहाँ पे 36 - 16 कितना हो गया आपका? 20 और 12x - 8x 2 × x सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका? x + 6 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा आपका? x + 6 आएगा, ठीक है ना। x आजू बाजू वाली साइड का प्रोडक्ट करोगे तो 2 × x + 6 आएगा, तो x + 6x होगा, सॉरी, ठीक है। तो x + 6x 12x - 8x 4x 6x - 4x कितना हो गया आपका? 2x 2x बराबर 36 - 16 यानी कि 20 और x बराबर 20/2 यानी कितना आ गया आपका? 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपका? 10। सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सा सवाल था, इजी था, सिंपल। आपको कोसाइन रूल लगाना था, एरर होगी इसमें क्या आएगा तुम्हारा? 2 × x + 6 आजू बाजू वाली साइड का प्रोडक्ट आना है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, यस, ओके, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इफ, और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को जो करने का तरीका है, मैं आपको इस टाइप के 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। इस टाइप के मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें क्या दे रखा है आपको? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, a⁴ + b⁴ + c⁴ -2a² b² - 2a² c² बराबर b² + c², देन एंगल a = व्हाट? एंगल a की वैल्यू क्या है? क्लियर है? तो कैसे करेंगे? यहां पे ये जो ABC है, पहले तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल को इस तरीके से दिखाते हैं ABC, वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल है, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल b, वर्टेक्स C के सामने की साइड स्मॉल c। ये हो गया एंगल A, ये हो गया एंगल B, ये हो गया एंगल C। तो ये ABC जो है ट्रायंगल की साइड है। एंगल A के सामने स्मॉल है, एंगल B के सामने स्मॉल b, एंगल C के सामने स्मॉल c। आपको डायरेक्ट इसमें क्या दिया है? एक्सप्रेशन दिया है। तो ये एक्सप्रेशन है यदि ट्रायंगल की साइड में, तो त्रिभुज के कोण A की वैल्यू क्या होगी? एंगल A का मान क्या होगा? तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? बड़े ध्यान से देखना। सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। a + b + c के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ये फॉर्मूला होता है a + b + c के होल स्क्वायर का। यदि मैं कोई वैल्यू नेगेटिव करता हूं, जिसमें यहां पे c की जगह -c कर दिया, तो यहां पे ये +c की जगह -c हो जाएगा, तो -c का स्क्वायर तो c² रहेगा, लेकिन यहां पे c की जगह आपका माइनस का c हो जाएगा, यहां पे c की जगह आपका माइनस का c हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2bc और माइनस का 2ca हो गया। तो एक टर्म को माइनस करने की वजह से यहां पे ये तो इसका +20 का +c² ही रहेगा हमेशा। AB पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि AB दोनों पॉजिटिव है, लेकिन c के माइनस हो जाने की वजह से यहां पे जो c आ रहा था माइनस का 2bc और माइनस का 2ca हो गया। लेकिन AB पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि A और B ये दोनों क्या है? आपस में पॉजिटिव है। क्लियर? कोई डाउट? तो इस तरीके से आपको इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + c², 2ab 2bc 2ca। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, अलजेब्रा में बताऊंगा अभी। लेकिन यदि सपोज मैंने यहां पे किसी टर्म को माइनस किया, मैंने c की जगह क्या पुट किया? -c पुट किया, c की जगह -c, तो a² + b² जहां भी c है -c चिपका दीजिए, तो -c का स्क्वायर तो c² ही रहेगा, प्लस 2ab का 2ab रहेगा क्योंकि a और b दोनों पॉजिटिव है। लेकिन c की जगह -c करोगे तो ये माइनस का 2bc हो गया, c की जगह -c करोगे तो ये माइनस का 2c हो गया। तो c को नेगेटिव करने की वजह से जिन दो टर्म में आपका c आ रहा था वो दोनों भी क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। आपको यहां पे इसी चीज का ध्यान रखना है क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो, आपको दिया क्या गया है? आपको दिया गया है a⁴ plus b⁴ plus c⁴
माइनस 2a² b² माइनस 2a² c² माइनस 2a² c² बराबर b² c²। कोई दिक्कत इसमें किसी को? इसमें अभी तक यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको क्वेश्चन में दिया है। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, ये तो आपका a की पावर 4 तो a स्क्वायर का होल स्क्वायर है, b की पावर 4 तो b² का होल स्क्वायर है, c की पावर 4 तो c² का होल स्क्वायर है। लेकिन यहां पे जो माइनस का 2a² b² लिखा हुआ है, ये है 2 ऑफ माइनस a² b², और ये जो प्लस माइनस का 2a² c² है, ये आपका ट्वाइस ऑफ माइनस a² c²। तो ध्यान से देखो, अभी तो मैं आपको सीधा सीधा डिटेल में समझा रहा हूं, अगले क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ये इतना लिखना नहीं है। देखिए यहां पे भी a² था, यहां पे भी a² था, दोनों जगह a² था, लेकिन दोनों ही जगह नेगेटिव का साइन है, यानी कि ये जो a² था ये नेगेटिव साइन के साथ था, ये आपने ऑब्जर्व किया। ये जो a² था ये नेगेटिव साइन के साथ था, इतना आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। b² है c² है, मेरे पास a² b² है, और मेरे पास a² c² है, लेकिन दोनों जगह a² नेगेटिव साइन के साथ है, यानी कि a² नेगेटिव बना रहा है। क्लियर है? तो b² c² ये क्या होना चाहिए आपको? पॉजिटिव साइन के साथ होना चाहिए। यानी कि यदि मैं दोनों तरफ ट्वाइस ऑफ b² c² दोनों तरफ ऐड कर दूं, तो इधर भी मैं 2b² c² ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 3b² c² हो जाएगा, 3b² c² हो जाएगा। क्लियर है ना? क्या हो गया आपका? 3b² c² हो गया। कोई डाउट इसमें? दोनों तरफ हमने 2b² c² क्या कर दिया आपका? ऐड कर दिया। क्लियर है? ध्यान से देखो, तो यहां पे ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, a² प्लस b² प्लस c², जहां पे आपका माइनस a² है, माइनस a² है, लेकिन b² c² दोनों ही पॉजिटिव हैं। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है ये आपका b² प्लस c² माइनस a² का होल स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में b² प्लस c² माइनस a² का होल स्क्वायर है। देखोगे तो b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 एज इट इज रहेगा, 2b² c² आना ही आना है। लेकिन माइनस का 2a² c² और माइनस का 2a² b² आएगा, क्योंकि a² नेगेटिव साइन के साथ है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? बहुत आसान सा लॉजिक था। 3b² c² को सभी लोग लिख सकते हो कि ये आपका √3bc का होल स्क्वायर है। क्या है आपका? √3bc का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? सभी लोग यहां पे इग्नोर कर सकते हो 2 को, ठीक है? सभी लोग क्या इग्नोर कर सकते हो? यहाँ पे 2 को इग्नोर कर सकते हो। मतलब हमने दोनों तरफ साइन रूट ले लोगे तो क्या बचेगा? बराबर आपका √3bc। दोनों तरफ साइन रूट ले लोगे क्या बचेगा? √3bc। कोई दिक्कत इसमें? bc को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो, तो bc को जब आप इधर शिफ्ट करोगे तो bc आ जाएगा आप इधर। क्लियर है कि नहीं? दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर सकते हो, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। कोई डाउट में किसी को? b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc किसके बराबर आ गया? √3/2 के बराबर आ गया। बट अगर ध्यान से देखो तो b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc है क्या? ये आपका कॉस ऑफ एंगल है, कॉस a का फॉर्मूला, कोसाइन का जो मैंने आपको समझाया था, तो ये आपका कॉस a का फॉर्मूला है, और बराबर √3/2 दिख क्या रहा है आपको? √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 30 डिग्री। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है? साइन 60 √3/2 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या है आपका? एंगल ए की वैल्यू पूछी थी, क्या आंसर आएगा आपका? 30 डिग्री। कोई डाउट इसमें किसी को? बहुत आसान है, लॉजिकल क्वेश्चन है, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है जो हमने आपको बताया था। a² प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस b² c² प्लस a²। इस क्वेश्चन में एक एरर है, उसको ठीक कर लेंगे। यहाँ पे माइनस का 2b² है, माइनस का 2b² माइनस का 2b² c² प्लस a² बराबर 0। क्लियर है? यानी कि आपको क्वेश्चन में ये गिवन है, यदि a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4, यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होता है? ये माइनस का 2b² c² और माइनस का 2a² b², माइनस का 2a² b² बराबर 0। ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। क्लियर है कि नहीं? a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस का 2b² c² माइनस का 2b² a² बराबर 0। तो आपसे क्या पूछा है? एंगल b की वैल्यू पूछिए। इतना भी सोचने की जरूरत नहीं है, जब आपको cos b का फॉर्मूला याद है तो a² प्लस c² माइनस b² का होल स्क्वायर बनता है। तो हम भी डायरेक्टली भी सोच सकते हैं कि हम इसका प्लस c² प्लस b² का a² प्लस c² माइनस b² का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करें। बट अगर आप यहाँ पे पैटर्न ऑब्जर्व करो तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 माइनस का 2b² c² माइनस का 2b² c²। क्लियर है? और माइनस का 2a² b²। देखो यहां पे आपका b² यहां भी है, b² यहां भी है, दोनों जगह b² है, दोनों जगह नेगेटिव साइन आ रहा है, यानी कि दोनों जगह b² नेगेटिव साइन के साथ है, और बाकी जो 2 टर्म है a और c वो पॉजिटिव साइन के साथ है। तो फुल स्क्वायर बनाने में कमी किस चीज की है? 2a² c² की कमी है। यदि मैं दोनों तरफ 2a² c² ऐड कर दूं, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किस चीज का बन गया? यहां पे देखिए a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस c की पावर 4 है, माइनस 2b² c² माइनस 2a² b² प्लस 2a² c² है। b² दोनों जगह b² नेगेटिव साइन के साथ है, यानी कि a² प्लस c² तो होगा आपका पॉजिटिव, लेकिन b² आपका नेगेटिव साइन के साथ होगा। तो a² प्लस c² माइनस b² का होल स्क्वायर बराबर किसके हो गया? 2a² c², जो कि क्या होता है आपका? √2ac का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है? √2ac का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यदि आप दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो a² प्लस c² माइनस b² बराबर किसके आ जाएगा? √2ac। a² प्लस c² माइनस b² किसके आ जाएगा? √2ac। ac को यदि आप इधर शिफ्ट कर दीजिए तो ac जो है आपका इधर आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 2 से आसानी से डिवाइड भी कर सकते हैं। क्लियर है? 3 लाइन का सवाल सॉल्व हो जाएगा। √2/2 क्या होता है आपका? 1/√2। √2/2 क्या होता है आपका? 1/√2। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चले
अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, इसका प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, ये आपके cos b का फॉर्मूला है। cos b जो मैंने आपको कोसाइन रूल में सिखाया था, cos b, और cos b बराबर 1/√2, यानी कि क्या हो गया आपका cos 45 डिग्री, क्या हो गया cos 45 डिग्री। तो एंगल b की वैल्यू फिर कितने के बराबर आ गई, एंगल b की वैल्यू 45 डिग्री के बराबर आ गई। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? आसान सवाल था, इजी क्वेश्चन था। आपको बस आइडेंटिटी पहचाननी है, इसका प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली, फोकस करना है नेगेटिव साइन पे कि कौन सा टर्म है जो दोनों जगह नेगेटिव साइन लेके आ रहा है। क्लियर है? कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। यस, ये अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये थोड़ा टिपिकल है। इफ 1/a प्लस सी बराबर 1/b प्लस सी बराबर 3/a प्लस b प्लस सी, जिसमें a इज नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, a b c आपस में बराबर नहीं है, देन फाइंड एंगल c। तो एंगल c की वैल्यू क्या है? क्लियर? अदरवाइज तो आप इसमें a बराबर b बराबर c रख के 1/2 प्लस 1/2 बराबर 3/3, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया, सेटिस्फाई करा लेते। तो एंगल c की वैल्यू क्या जाती है? 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल। यदि यहां पे अगर आप देखो तो ये वर्बली सॉल्व हो रहा है, ए की जगह ए बी सी इक्वल इक्वल रख दो, ए की जगह 1 रखो, सी की जगह 1 रखो, बी की जगह 1 रखो, तो 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 क्या होगा? 1 हो गया। 3/1 प्लस 1 प्लस 1 3/3 क्या होगा? 1 हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, क्योंकि ए बराबर बी बराबर सी पे सेटिस्फाई करता है। तो आपका एंगल सी की वैल्यू क्या आ रही है आपकी? 60 डिग्री होनी चाहिए, क्योंकि तीनों एंगल बराबर इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा 60 60 60। बट क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तब पूछा कि तब बताइए एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है? तो अब आपको ये सॉल्व ही करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो मैं जल्दी से सॉल्व करना सिखाता हूं। यदि आप एलसीएम लोगे इस चीज का, तो एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर तो हो जाएगा आपका b प्लस सी प्लस a प्लस सी, b प्लस सी प्लस a प्लस सी, और नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस सी इंटू b प्लस सी। ये हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? बराबर 3/a प्लस b प्लस सी, ये हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को दिक्कत? यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो क्या गया? ये हो गया आपका a प्लस b प्लस 2c, a प्लस b प्लस 2c, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पूरा का पूरा टर्म इधर आ जाएगा, a प्लस b प्लस c। सिंपल आपको सॉल्व करना है, बराबर थ्राइस ऑफ, ये कंप्लीट होता चला जाएगा, कंप्लीट होता चला जाएगा, थ्राइस ऑफ a प्लस c इंटू b प्लस c, थ्राइस ऑफ a प्लस c इंटू b प्लस c। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? नो। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं कि बच्चों की तरह आप इसकी ए की ए में इसकी इसमें गुणा करने बैठे। एक टर्म ये मान लीजिए कि पूरा का पूरा एक टर्म a प्लस बी है, और पूरा का पूरा टर्म आपका a प्लस बी है। तो a प्लस बी की a प्लस बी में मल्टीप्लाई होगी तो आएगा क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी की c में मल्टीप्लाई होगी, क्या आएगा तुम्हारा? a प्लस बी की c में मल्टीप्लाई होगा, तो a प्लस बी की c में मल्टीप्लाई करने पर a प्लस बी इंटू सी आएगा। सिमिलरली 2c की मल्टीप्लाई करो, ये जो तीसरा टर्म बता 2c की मल्टीप्लाई करोगे a प्लस बी में, तो क्या आएगा? 2c इंटू a प्लस बी। भाई ध्यान से देखो, कैलकुलेशन अगर आसान करनी है, a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी की c में गुणा किया तो a प्लस बी इंटू सी, 2c की a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया तो 2c इंटू a प्लस बी, तो हो क्या गया? ये 3c इंटू a प्लस बी नहीं हो गया? डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 3c इंटू a प्लस बी लिख सकते हो डायरेक्टली। अब 2c की फिर किसमें गुणा बची? c में, तो 2c इंटू सी क्या हो गया आपका? 2c स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? चलिए नाउ यहां पे देखोगे तो 3 a की गुणा b में करोगे 3ab, a की गुणा c में करोगे 3ac, क्लियर है? c की गुणा b में करोगे 3bc, क्लियर है? c की गुणा c में करोगे तो 3c स्क्वायर, 3c स्क्वायर, ये बचा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? 3ca और 3bc, 3ca 3bc, देखिए आपका क्या होगा? कैंसिल आउट होगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया आपका? कट गया। ये यहां से यहां तक ये पूरा क्या हो गया आपका? कट गया, 3ac 3bc। यहां से क्या बचा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां से क्या बचा? 3ab। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो ये हो क्या गया? ये हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, और 2c स्क्वायर उधर चला गया, तो 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर क्या हो गया आपका? c स्क्वायर। क्लियर है? 3c स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर क्या होगा आपका? c स्क्वायर। अब a प्लस बी स्क्वायर माइनस 3ab क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और उसमें से माइनस 3ab करोगे तो बचा क्या? बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, बराबर किसके बचा आपका? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab बराबर किसके बचा? c स्क्वायर के। कोई डाउट है इसमें किसी को? आसान है। c स्क्वायर को उधर लाते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, और ab को उधर ले जाते हैं बराबर ab, क्योंकि आपको cos c का फॉर्मूला बनाना है। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, यदि आप ध्यान से देखो ab को यदि इधर शिफ्ट कर दो तो बटे ab बराबर क्या आ गया? 1। क्लियर है? दोनों तरफ यदि मैं 2 चिपका दूं, दोनों तरफ यदि हम 2 चिपका दें तो क्या कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है? ध्यान से देखो तो ये चीज क्या बन गई? ये चीज क्या बन गई? ये ही तो आपका cos c का फॉर्मूला है, तो cos c बराबर क्या आ गया? 1/2। यदि cos c बराबर 1/2 है तो एंगल c की वैल्यू फिर कितनी आएगी? 60 डिग्री। यदि cos c बराबर 1/2 है तो एंगल c की वैल्यू क्या है आपकी? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? 60 डिग्री। ठीक है? कैलकुलेशन को मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, इजी वे में किया है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? आप इसको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, आसान है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, चलिए ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया। इस दिए गए चित्र में आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है। इन द गिवन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। क्लियर है? दिए गए चित्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये साइड 9 है, ये साइड आपकी x है, ये साइड आपकी 21 है, और ये जो एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री का दे रखा है। तो त्रिभुज का एरिया आप तभी निकाल पाओगे
जब आपको या तो बेस पता हो, हाइट पता हो, तो हाइट को निकालने का तो कोई मतलब है नहीं। यदि मैं ये साइड एक्स निकाल लूं तो मुझे एक और फॉर्मूला पता है कि ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड का प्रोडक्ट गुणा उनके बीच के एंगल का साइन। तो यदि मैं एक्स के लिए निकाल लेता हूं तो 1/2 साइड का प्रोडक्ट उनके बीच के एंगल का साइन फॉर्मूला लगा के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला मेरा टारगेट है एक्स की वैल्यू निकालना, और मुझे पता है कि यदि त्रिभुज में एक एंगल गिवन हो और दो साइड गिवन हो तो थर्ड साइड की वैल्यू निकालने के लिए आप हमेशा कोसाइन रूल लगाते हो। तो इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे, तो cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री क्या आएगा आपका, आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम यानी कि 9 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर यानी कि 21 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9 इंटू एक्स। ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? cos 120 डिग्री होता क्या है? सभी को पता है कि cos 120 डिग्री माइनस का हाफ होता है। मैं आपको समझाऊंगा, पर रट्टा मार लीजिए कि cos 120 डिग्री की वैल्यू माइनस की हाफ होती है, माइनस का 1/2। देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9x बराबर एक्स स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, 21 का स्क्वायर 441, तो 81 माइनस 441 कितना बचा आपका, माइनस का 360। क्या बचा आपका, माइनस का 360। 81 माइनस 441 क्या बचा, माइनस का 360। माइनस के 9x को इधर लाओगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 360 बराबर क्या आ गया आपका, 0। तो ये क्या बन गया आपका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको आपको सॉल्व करना है पहले, तो क्लियर है। तो क्या करना है, 360 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस कितना हो, 9 हो, ठीक है। 360 के ऐसे फैक्टर करो जिनका डिफरेंस क्या हो, 9 हो। आपको सॉल्व करना आता होगा तो ऐसे फैक्टर 360 के क्या आएंगे आपके, 24 और 15। यस 24 और 15, 15 इंटू 24 360 और 15 24 का डिफरेंस क्या होता है, 9। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 9x, सॉरी माइनस का 15x, एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस का 15x माइनस का 360 बराबर 0। तो यहां से x इंटू एक्स प्लस 24 इतना करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस का 15 ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x प्लस 24 बराबर 0। यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो आएगी आपकी 24 माइनस का 24 और एक आएगी आपकी प्लस का 15। क्योंकि माइनस पॉसिबल है नहीं, x की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, साइड का भी नेगेटिव होगी, तो हम क्या मान के चलेंगे, प्लस का 15। कोई डाउट इसमें किसी को, क्लियर है? चलिए इतनी बात को आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा तब बताऊंगा। एक्स स्क्वायर बराबर 9x माइनस 360, 360 के फैक्टर कीजिए तो क्या आएंगे, 360 के फैक्टर 15 और 24, छोटा बड़ा, ठीक है ना, क्लियर है। तो प्लस माइनस लिखा हुआ है तो प्लस और ये आपका माइनस, क्या आ जाएगा आपका आंसर, प्लस का 15। तो थर्ड साइड जो है वो आपकी कितनी आ गई, ये थर्ड साइड कितनी आ गई आपकी 15। बट मुझे तो इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है ना, मेरा इंटरेस्ट किसमें है, एरिया में। तो एरिया निकालने का तरीका क्या है, 1/2 साइड का प्रोडक्ट और उनके बीच के एंगल का साइन, यानी कि साइन 120 डिग्री, और साइन 120 डिग्री का मतलब क्या होता है आपका, √3/2। कितना होता है, √3/2। तो 15 नंबर 135 √3/4, 135 √3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये ऑप्शन 135 √3/4, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान क्वेश्चन है, इजी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बड़ा ध्यान से समझेंगे, क्लियर है। बच्चे इस क्वेश्चन को करने में गलती करते हैं, ठीक है, ओके। In a triangle, the length of two larger sides are 15 centimeter and 13 centimeter. The angles of triangles are in AP. The length of the remaining side can be. क्लियर है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया, यदि कोई ट्राइंगल एबीसी है, यदि कोई ट्राइंगल एबीसी है और उसके एंगल यदि एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो यदि उसके एंगल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मिडिल वाला जो एंगल है, एक तो होगा आपका स्मॉलेस्ट एंगल, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, एक तो होगा स्मॉलेस्ट एंगल, और एक होगा आपका मिडिल एंगल, और एक होगा आपका लार्जेस्ट एंगल। 3 एंगल होंगे ट्राइंगल में। लेकिन अगर आपके तीनों एंगल, ट्राइंगल के 3 एंगल एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो मिडिल वाला एंगल जो होगा वो हमेशा आपका कितना होगा, 60 डिग्री होगा। मिडिल वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, हमेशा 60 डिग्री होगा। ये मैंने आपको बताया है, क्लियर ना। दो तरीकों से बताया था मैंने आपको, मिडिल एंगल क्या होगा हमेशा, बाकी स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट एंगल कुछ भी हो सकते हैं भाई, ये 59 61 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका 58 और 62 भी हो सकता है, क्लियर है। बट मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। कुछ लड़के सोच लेते हैं कि यदि एपी में तो 30 60 90 ट्रायंगल, ऐसा नहीं है, मिडिल वाला एंगल 60 डिग्री होगा। ये शॉर्ट है, कोई डाउट किसी को, क्लियर है भाई। एंगल एपी में होने का मतलब ये होता है, वैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का फल होता कितना है, a + b + c बराबर 180 डिग्री। यदि ये तीनों एंगल एपी में है तो ये जो मिडिल वाला एंगल है, सपोज बी आपका मिडिल वाला एंगल है, सपोज ये जो बी है ये आपका मिडिल वाला एंगल है, स्मॉलेस्ट है लार्जेस्ट है, तो जो मिडिल वाला एंगल है यदि एपी में है तो अदर टू एंगल के सम के बराबर उसका एवरेज होगी कि नहीं, बी बराबर a + c/2, तो a + c की जगह 2b रखोगे तो 2b + b यानी कि 3b बराबर 180, तो b बराबर 60 डिग्री आएगा। लेकिन मिडिल वाला एंगल जो होगा वो हमेशा 60 डिग्री होगा यदि ट्रायंगल के 3 एंगल एपी में है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है? कोई डाउट? चलिए और भी इसको देख सकते हो, और भी कई तरीके हैं, ठीक है। सर ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल सपोज एपी में है, तो ये मान लिया मैंने ट्राइंगल के 3 एंगल लिए a - d, a और a + d। यदि मैं इनका सम निकालूंगा, इन तीनों एंगल का सम, तो 180 डिग्री होना चाहिए, d से d कट जाएगा, 3a बराबर 180 आएगा, तो a बराबर कितना आएगा तुम्हारा 60 डिग्री, और a क्या है तुम्हारा मिडिल वाला एंगल था, तो मिडिल वाला एंगल क्या होगा, हमेशा 60 डिग्री होगा। क्लियर है कि नहीं? विदाउट इसमें। चलिए नाउ अब देखो ध्यान से, इन ए ट्राइंगल द लेंथ ऑफ टू लार्जर साइड ऑफ 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड कैन बी। तो आपके पास एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है,
क्लियर है? त्रिभुज है तो ट्राइंगल है, उसके त्रिभुज है, और उसकी दो लार्जर साइड 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल में एक तो होगा स्मॉलेस्ट एंगल, ट्राइंगल में एक होगा स्मॉलेस्ट एंगल, और एक होगा आपका मिडिल एंगल। एक क्या होगा आपका मिडिल एंगल, क्लियर है? मिडिल एंगल, और एक होगा आपका लार्जेस्ट एंगल। तो लार्जेस्ट एंगल के सामने की साइड सबसे बड़ी, त्रिभुज की तो लार्जेस्ट साइड 15 13 दे रखी, तो लार्जेस्ट तो होगी 15, मिडिल वाली होगी 13, तो थर्ड साइड तो स्मॉलेस्ट क्या बची आपकी x। तो लार्जेस्ट एंगल के सामने तो होगा 15, मिडिल वाले एंगल के सामने क्या होगा 13। लेकिन यदि एंगल एपी में है, यदि एंगल एपी में है तो मिडिल वाला एंगल हमेशा 60 डिग्री होगा। मिडिल वाले एंगल के सामने क्या होगा आपका 13, लार्जेस्ट साइड होगी 15, और थर्ड स्मॉलेस्ट साइड क्या बचेगी फिर आपकी x। कोई डाउट? ऐसे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पर ये लॉजिक सोचना आपको आना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? तो 60 डिग्री तो मिडिल वाला एंगल, और ये मिडिल वाली साइड होगी तो लार्जेस्ट का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट मिडिल फिर स्मॉलेस्ट। तो 60 डिग्री के सामने 13, लार्जेस्ट 15, थर्ड स्मॉलेस्ट क्या बचा आपका x। तो आपको x की वैल्यू निकालनी है कि स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू क्या हो सकती है। तो सिंपल सा अब क्या लगाओगे आप इसमें? कोसाइन रूल लगाओगे। आपको कोसाइन रूल लगाना है, तो यहां से cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर, अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 15 इंटू एक्स, ये लगेगा आपका कोसाइन रूल। क्लियर है? cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है आपका 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, 2 से आपका 2 कट जाएगा, 15x आपका इधर आ जाएगा, तो 15x बराबर x स्क्वायर। देखो 15 स्क्वायर माइनस 13 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर क्या होता है आपका 225, और 225 माइनस 169, तो क्या आ गया आपका 31 प्लस 25 है ना 56 आ गया आपका। कितना आ गया? 56 प्लस का 56, प्लस का 56। तो डाउट में 15x को इधर लाओगे तो x स्क्वायर माइनस 15x, x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0। अगेन आपकी क्या बन गई? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, द्विघात समीकरण। आपको इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। तो x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 बराबर 0 है, तो x की क्या वैल्यू आएगी? देखो 56 कैसे फैक्टर करो जिनका सम 15 हो लेकिन प्रोडक्ट 56 हो, तो 7 और 8 आएगा। क्योंकि माइनस प्लस है तो दोनों ही आपके पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, तो 7 और 8 दोनों इस इक्वेशन के रूट आएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर पॉसिबल है तो आइदर 8 और 7 सेंटीमीटर, 8 भी पॉसिबल है और 7 सेंटीमीटर भी पॉसिबल। ओके अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है, आपके जेड के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान से करेंगे, उसमें कई सारे कंसेप्ट आपके इंक्लूड हुए हैं। ठीक है, द पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रेपेजॉइड एबीसीडी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, यानी कि आपको एक ट्रेपेजॉइड दिया है एबीसीडी, मतलब समलंब चतुर्भुज, मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या हो? पैरेलल हो। तो इसमें ये जो आपकी साइड बीसी है और ये जो साइड एडी है, ये आपकी पैरेलल है, और ये 4:5 के अनुपात में है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, ABCD is divided into an isosceles triangle ABP and a parallelogram PBCD। इस ट्रेपेजियम को एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABP में डिवाइड कर दिया गया, पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज BPCD में बांटा गया। मतलब इस ट्रेपेजियम से एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम निकाला गया है अलग अलग। ठीक है जी, ABCD हैज ए पेरीमीटर इक्वल टू 1120 मीटर, और आपके ट्रेपेजॉइड का जो पेरीमीटर है ट्रेपेजियम का वो 1120 है, जबकि आपके पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज का जो पेरीमीटर है वो क्वेश्चन में 1000 मीटर दिया है। फाइंड साइन ऑफ एंगल ABC, आपको ये डी नहीं है ABC, आपको फाइंड साइन ऑफ एंगल ABC। साइन ऑफ एंगल ABC मतलब आपसे इस एंगल के साइन की वैल्यू पूछी है, साइन ऑफ एंगल ABC। ये जो एंगल ABC बन रहा है इसके साइन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में बतानी है, कोई दिक्कत नहीं। गिवन दैट प्राइस ऑफ एंगल DAB बराबर एंगल BCD, ये दिया गया कि जो एंगल DAB है यानी कि इस एंगल का डबल जो है आपका वो एंगल BCD, एंगल BCD इसका डबल है, यानी कि अगर एंगल थीटा है तो एंगल BCD इसका डबल यानी कि 2 थीटा है, ऐसा क्वेश्चन में आपको गिवन है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? क्वेश्चन का फ्रेमिंग है, स्टेप बाय स्टेप हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर देता हूं मैं ये साइड में। ठीक है ना, चलिए नाउ अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कैसे। ठीक है ना, ओके। सबसे पहले मैं एक ट्रेपेजॉइड बनाता हूं, ट्रेपेजॉइड ABCD। तो ये दिख रहा है आपको इस तरीके से, ट्रेपेजॉइड ABCD लाइक दैट, ट्रेपेजॉइड ABCD। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? ओके, ये हो गया आपका ट्रेपेजॉइड ABCD, इसमें नाम दे देते हैं हम। ओके यस, ये पॉइंट हो गया आपका A, ये पॉइंट हो गया आपका B, ये पॉइंट हो गया आपका C, ये पॉइंट हो गया आपका D। इस ट्रेपेजॉइड के अंदर बनाया गया आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABP, इस तरीके से कि ABP आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है और BPCD क्या है? आपका एक पैरेललोग्राम है। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन आपसे बोला गया है। कोई डाउट इसमें? चलिए अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको ये तो पता है कि ABP एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और ये नहीं पता कि इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं, ट्रायंगल की कौन सी दो साइड आपकी इक्वल है आपको नहीं पता। लेकिन ये बोला गया है कि ट्रायंगल में एंगल DAB, यदि एंगल DAB थीटा है तो इसका डबल आपका एंगल BCD, यानी कि ये एंगल आपका डबल, ये एंगल आपका 2 थीटा है। क्लियर है? कोई डाउट? यदि मैं पैरेललोग्राम BPDC की बात करूं, अगर ये एंगल 2 थीटा है तो फिर ये एंगल भी आपका 2 थीटा होगा। पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। अगर मैं पैरेललोग्राम, यदि मैं किसी भी पैरेललोग्राम की बातें करता हूं, जैसे आपका पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी और आमने सामने की भुजाएं समांतर होंगी। पैरेललोग्राम में
पैरेललोग्राम में आमने सामने के कोण भी इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके सामने का एंगल ये एंगल भी थीटा होगा। क्लियर है? लेकिन पैरेललोग्राम के जो दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है, संपूरक होते हैं। अगर ये थीटा है तो ये इसका कॉन्जिक्यूटिव नेक्स्ट क्रमागत कोण जो होगा वो 180 माइनस थीटा होगा। थीटा, ये 180 माइनस थीटा, ये थीटा, ये भी कितना होगा आपका 180 माइनस थीटा। तो पैरेललोग्राम के आमने सामने के कोण थीटा थीटा इक्वल 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल, यानी कि ये अभी मैंने पढ़ाया नहीं पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर तथा बराबर होती हैं, आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं, और अल्टरनेट जो आपके क्रमागत कोण होते हैं, जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एंगल, उनका सम 180 डिग्री होता है। मैंने बताया कि जब दो पैरेलल लाइन खींचोगे तो इंटीरियर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होती है। थीटा तो कितना होगा 180 माइनस थीटा। ये आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के केस में। क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टी हम लगाने की कोशिश करेंगे, यानी कि अगर एंगल 2 थीटा एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल कितना बचा फिर आपका 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 थीटा, तो ये एंगल भी आपका फिर कितना बचा, ये एंगल भी आपका 180 माइनस 2 थीटा ही होगा। दिस एंगल कितना होगा 180 माइनस 2 थीटा, यहां से यहां पे, इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है? चलिए, अब हमको ये नहीं पता कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की कौन सी दो साइड्स इक्वल है। ओके, यदि मैं ट्रायंगल एबीपी की बात करूं, ये एंगल आपका 2 थीटा है, ये ट्रायंगल एबीपी का एक्सटीरियर एंगल है 2 थीटा, तो ये एंगल आपका कितना हो गया थीटा। कोई डाउट इसमें किसी को? थीटा। आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीपी में ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, दैट मींस ये दोनों साइड क्या होंगी आपस में इक्वल इक्वल होंगी। ये दोनों साइड क्या होंगी आपस में इक्वल इक्वल होंगी। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? यानी कि जो बीपी है वो किसके इक्वल होगा आपका एपी के इक्वल होगा। थीटा थीटा है तो अपोजिट एंगल इक्वल एंगल के सामने के साइड भी इक्वल होंगे। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में बीपी जो है एपी के इक्वल है। आपसे पूछा है एंगल एबीसी का साइन क्या है, तो ये एंगल एबीसी जो कंप्लीट एंगल कितना बन गया 180 माइनस थीटा। क्या बन गया आपका साइन थीटा प्लस 180 माइनस 2 थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बन गया। साइन ऑफ एंगल ये एसीबी कितना बन गया, जो आपसे पूछा है साइन ऑफ एंगल एसीबी। क्लियर है? क्या बन गया साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा। तो कुल मिला के आपसे क्वेश्चन में साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया, आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी गई, जो मेरा टारगेट है वो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। क्लियर है ना? बट साइन थीटा डायरेक्टली तो आएगा नहीं। क्लियर है? तो हमको स्टेप बाय स्टेप उसको निकालना होगा। चलिए, अब हम यूज करते हैं जो पेरीमीटर की जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है क्वेश्चन में। चलिए ध्यान से देखिए, ट्रिपेजॉइड का जो पेरीमीटर है वो 1120 है। तो ट्रिपेजॉइड में साइड आती कौन सी, साइड बीसी। ये साइड ट्रिपेजॉइड में भी है, ये साइड आपकी पैरेललोग्राम में भी है। साइड सीडी, ये साइड आपकी ट्रिपेजॉइड में भी है, साइड आपकी पैरेललोग्राम में भी है। साइड पीडी, ये आपकी ट्रिपेजॉइड में भी पैरेललोग्राम में भी है। साइड एपी और साइड एबी, ये हो गया ट्रिपेजॉइड का पेरीमीटर, और ये पेरीमीटर दिया है कितना आपको 1120। कंप्लीट पेरीमीटर कितना दिया है 1120। ट्रिपेजॉइड का पेरीमीटर कितना है 1120। जबकि मैं पैरेललोग्राम के पेरीमीटर की बात करूं तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है 1000। तो पैरेललोग्राम ये प्लस ये और प्लस ये साइड क्या है, ये आपकी कुल मिलाकर कितना है 1000 मीटर। लेकिन ये साइड तो इसके बराबर है। यदि मैं इस साइड को यहां पे ऐसे मान लूं तो पैरेललोग्राम का पैरेललोग्राम का पेरीमीटर प्लस दिस साइड, और इस साइड को मैं ऐसे लिख के यदि ये मान लूं तो इस सब का सम कितना होना चाहिए 1000 होना चाहिए कि नहीं। यहां से यहां तक का बीसी सीडी एडी 1000, तो आपकी साइड एबी की लंबाई फिर कितनी आ गई 120। साइड एबी की लंबाई कितनी आ गई 120 मीटर। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? एक बार मैं फिर से समझाता हूं। इस तरीके से आपका ट्रिपेजॉइड था, उसमें बनाया गया था आपका ये पैरेललोग्राम। तो यहां पे सीधा वर्बली देखने की कोशिश करिए। पैरेललोग्राम में यहां पे ये दोनों साइड इक्वल है, तो पैरेललोग्राम का ये कांटा प्लस ये कांटा प्लस ये कांटा और ये कांटा यानी कि कांटा क्या है आपका बीपी को मैं ऐसे ना बना के, बीपी तो एपी के इक्वल है ना, तो मैं ये कांटा ऐसे बना दी। ये सारा कांटा पैरेललोग्राम का पेरीमीटर है, जो कि कितना दिया है 1000। बीपी को ऐसे ना बना के एपी 1000, और पूरा ट्रिपेजॉइड जो कितने 1120 का, तो एबी कितना बचा 120 मीटर। एबी कितना बचा 120 मीटर। तो साइड एबी की जो लंबाई है वो कितनी आ गई आपकी 120 मीटर। कोई डाउट इसमें किसी को? एबी इज 120 मीटर। क्लियर है? ठीक है। लेकिन ट्रिपेजॉइड में आपको ये भी पता है कि आमने सामने की साइड का रेशियो कितना दिया 4:5, यानी कि बीसी अगर 4 यूनिट है तो एडी कितना टोटल 5 यूनिट। एडी टोटल कितना बोला 5 यूनिट। बीसी अगर यहां से यहां तक 4 यूनिट है तो ये कितना है तुम्हारा 5 यूनिट। क्लियर है? कितना आपका 5 यूनिट। कोई डाउट इसमें? अगर ये आपका 4 यूनिट है तो ये एडी कंप्लीट यहां से तक कितना है 5 यूनिट। बट पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यदि बीसी अगर तुम्हारा 4 यूनिट है तो यहां से यहां तक 4 यूनिट, तो आपका पीडी भी कितना होगा तुम्हारा, पीडी भी आपका मैं यूनिट में बात करूं, पीडी भी कितना होगा तुम्हारा 4 यूनिट ही होगा। तो ये भी तुम्हारा 4 यूनिट होगा, ये भी तुम्हारा 4 यूनिट होगा। जबकि ये 4 यूनिट है तो पूरा कंप्लीट एडी कितना है 5 यूनिट। तो एपी कितना बचा तुम्हारा, एपी बचा तुम्हारा 1 यूनिट। तो यहां से यहां तक की कंप्लीट डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। लेकिन जितना एपी है उतना ही आपका बीपी, यानी कि बीपी भी कितना होगा आपका 1 यूनिट। बीपी 1 यूनिट है, सीडी भी आपका 1 यूनिट है, क्योंकि पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं क्या है बराबर समांतर। तो बीसी 4 यूनिट, पीडी 4 यूनिट, जबकि एडी पूरा कितना है 5, तो कितना बचा 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट हो गया। तो पैरेललोग्राम का कंप्लीट पेरीमीटर कितना हुआ 4 + 4 8 और 1 9 और 1 10। पैरेललोग्राम का कंप्लीट पेरीमीटर 10 यूनिट है, जो कि 1000 मीटर के इक्वल है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 100 मीटर के बराबर आ गई। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर के हिसाब से 1 यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर आ गई 100 मीटर। यानी कि जो साइड एबी है इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 100 मीटर। ये जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी ये 100 मीटर। क्लियर है? बाकी की हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमसे सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है साइन थीटा। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या उसने साइन थीटा की वैल्यू पूछी। हमारा जो टारगेट है वो साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। क्लियर है ना? चलिए, अब मैं साइन थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं। मैं ट्रायंगल एबीपी पे फोकस करूं, यदि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल एबीपी पे फोकस करूं, तो ये आपका ट्रायंगल है ट्रायंगल एबीपी, जिसमें ये आपका कितना है 120,
120, ये आपका कितना है 100, ये आपका कितना है 100, और ये एंगल कितना है आपका थीटा, ये एंगल कितना है आपका थीटा। कोई डाउट किसी को? समझ में कि नहीं? 120 से 100, ये 100, ये भी आपका थीटा, ये दोनों थीटा थीटा। तो मैं यहाँ पे कोसाइन रूल से cos थीटा की वैल्यू आसानी से निकाल सकता हूं, वहां से cos थीटा जाएगा, फिर cos थीटा से आपका sin थीटा आसानी से आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो अच्छा सवाल था, लेकिन आपको 120 100 100 में भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप भाई जब cos थीटा कैलकुलेट करोगे तो अल्टीमेटली cos थीटा का मतलब रेशियो ही तो है भाई, cos थीटा का मतलब रेशियो ही तो है। तो रेशियो ले लो, इसको और सिंपलीफाई कर लो, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 20 छिक्का 120, यानी कि मैं 6 5 5 में मुझको कोसाइन रूल लगाना है। क्लियर है कि नहीं? और सिंपलीफाई करके लिखो, क्योंकि cos थीटा का रेशियो तो साइड का रेशियो तो लेना है। तो cos थीटा लगाएंगे आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सम, यानी कि 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस अपोजिट साइड का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, ये हो जाएगा भाई। ठीक है, 5 स्क्वायर से आपका 5 स्क्वायर कट गया, और 6 से आपका एक 6 हट जाएगा, तो 2 से 6 आपका 3 बार, तो cos थीटा की जो वैल्यू आएगी वो भाई 3/5 आ गई। सिंपलीफाई किया, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 3/5, ठीक है ना? क्योंकि 5 स्क्वायर से आपका क्या कट गया था, 5 स्क्वायर कट गया था, ठीक है ना? 6 से 6 स्क्वायर कट गया, तो 2 से 6 3 बार, cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3/5। cos थीटा 3/5 है, तो ये क्या दर्शाता है अपना, sin थीटा कितना है 4/5। sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। कोई दिक्कत किसी को? sin थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4/5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 4/5। क्लियर है? कोई डाउट्स नहीं किसी को? आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ये आपके कैट के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? मैं अच्छे एग्जाम्स के अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूं। साइन रूल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई तोप सवाल नहीं है। टू स्ट्रेट रोड्स R1 एंड R2 डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट A एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो दो सड़क हैं जो एक दूसरे से 120 डिग्री के एंगल पर डाइवर्ज होती है पॉइंट A पे। तो यहां पे इस तरीके से आपकी दो सड़क हो गई, दो सड़क है, ये एंगल जो 120 डिग्री का है, और ये आपका पॉइंट A है, आपकी रोड R1 है, रोड R1, और ये आपकी रोड R2 है, दो रोड अलग अलग। क्लियर है? चलिए उसके बाद क्या बोला है, राम स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए अलोंग R1 एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। राम जो है रोड R1 की तरफ चलना शुरू करता है, 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है आपका राम रोड R1 की तरफ। श्याम स्टार्ट्स वॉकिंग एट द सेम टाइम फ्रॉम ए अलोंग R2 एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर। श्याम जो है R2 की तरफ चलता है 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, श्याम चलता है सेम टाइम के लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। दे कंटिन्यू वॉकिंग फॉर 4 आवर्स, वो 4 घंटे तक कंटिन्यूअस चलते हैं। तो 4 घंटे में राम दूरी कितनी जाएगा, 1 घंटे में 3 किलोमीटर जाता है, तो 4 घंटे में दूरी कितनी जाएगा राम 12 किलोमीटर। तो यानी कि वो 12 किलोमीटर तो चला गया आपका राम इस साइड, और ये श्याम भी आपका 4 घंटे तक ट्रेवल करता है, तो 4 दूनी 8, 2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 4 घंटे में कितनी दूरी जाएगा 8, यानी कि श्याम भी रोड R2 की तरफ चला गया कितना 8 किलोमीटर। ये कितनी डिस्टेंस कितनी होगी आपकी यहां से यहां तक की 8। कोई डाउट इसमें किसी को? क्लियर है? ठीक है ना? इस सवाल सबको दिखाई दे रहा है ना? कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को इसमें। ओके, इसके बाद along their respective road and reach points B and C। राम तो पहुंच गया आपका पॉइंट B पे, और श्याम पहुंच गया आपका पॉइंट C पे, दोनों B और C पॉइंट पे पहुंच लिए। Then राम returns to point A after walking along the line segment BC and C। राम जो है वापस आ रहा पॉइंट A पे, लेकिन कैसे? पहले वो जाएगा B से C, राम जाएगा पहले B से C, फिर C से A, राम जाएगा पहले B से C, फिर C से A, फिर वापस आएगा राम। ओके, श्याम आल्सो रिटर्न्स टू ए आफ्टर वॉकिंग अलोंग विद लाइन सेगमेंट सी से बी एंड बी। श्याम जो है यहां पे जा रहा है तुम्हारा राम, इस तरीके से राम जा रहा है तुम्हारा इस तरीके से, और श्याम कहां पे पॉइंट सी पे, श्याम को वापस आना है, तो श्याम जाएगा सी से बी और बी से ए। ठीक है ना? मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, राम कैसे जाएगा, राम जाएगा आपका बी से सी प्लस सी से ए, ठीक है ना? और श्याम कैसे जाएगा आपका, श्याम जाएगा आपका कैसे सी से बी, यानी कि बी सी और ए से बी, बी से सी और ए सी, ए बी प्लस बी सी, ये जाएगा आपका श्याम। कोई डाउट इसमें किसी को? देयर स्पीड रिमेन अनचेंज, वो सेम स्पीड से जा रहे हैं, यानी कि राम अपनी स्पीड, राम की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, और श्याम की स्पीड कितनी है 2 किलोमीटर पर आवर, 3 और 2 दोनों की स्पीड दे रखी है। द टाइम इंटरवल बिटवीन राम एंड श्याम रिटर्न्स टू पॉइंट ए। उनके पॉइंट ए पे जो पहुंचने का जो टाइम इंटरवल है, उनके बीच का डिफरेंस कितना है, टाइम इंटरवल पूछा है, जो उनके बीच को पहुंचने का जो समय लगता है, उनके बीच में इंटरवल कितना, डिफरेंस कितना है, राम को पॉइंट ए पे पहुंचने पे और श्याम को पॉइंट ए में पहुंचने में जो समय लगेगा, उनका डिफरेंस क्या होगा? कोई दिक्कत है इसमें किसी को? है ना? आसान सवाल है। चलिए अब पहले इसको देख लेते हैं कि इसको करेंगे कैसे। सबसे पहली बात तो कि आपको राम को चलाना है बी से सी, श्याम को भी बी से सी चलाना है, तो सबसे पहले आपको बी से सी डिस्टेंस पता होनी चाहिए। तो मेरा टारगेट है बी से सी निकालना। तो इसमें ये एंगल कितना दिया 120 डिग्री, तो हम क्या करेंगे इसमें कोसाइन रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे इसमें? कोसाइन रूल लगा के निकाल सकता बी से सी। तो क्या लगाओगे? cos 120 डिग्री बराबर आजू बाजू वाली साइड के स्क्वायर का सब 144 प्लस 64। तो 144 प्लस 64 कितना होगा तुम्हारा 208 माइनस ये कितना है आपका BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू भाई 12 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो 208 हो गया तुम्हारा, अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 8 साइड का पर 2 इंटू 12 इंटू 8 ये आ जाएगा ना। और cos 120 डिग्री आपको पता है कितना होता है माइनस का 1/2, 2 से आपका 2 कट जाएगा, 12 96 माइनस का 96 बराबर 208 माइनस BC स्क्वायर। तो BC बराबर 208 प्लस 96 यानी कितना हो जाएगा तुम्हारा 314। 8 से 14 9 और 1 10 314, ठीक है ना? 8 से 2 9 और 1 10 304 आएगा। क्लियर है? 304। कोई डाउट में किसी को? 304 तो BC स्क्वायर आएगा 304, मुझे चाहिए BC की वैल्यू। तो 304 को कैसे लिख सकते हो? 19 से कम 19 और कितना बचे 11, 19 से 114।
क्लियर है कि नहीं? 19 चिक्का 114, तो ये बीसी स्क्वायर आ गया, बीसी स्क्वायर बराबर 19 इंटू 16, दोनों तरफ से रूट ले लिया, तो बीसी बराबर 16 का रूट तो 4 आ गया और 19 का रूट 19 आ गया, तो बीसी बराबर कितना आ गया आपका 4 अंडर रूट 19। तो बीसी जिस डिस्टेंस है आपकी 4 अंडर रूट 19 के बराबर है, 4 अंडर रूट 19 मीटर इज योर बीसी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? सो बीसी इज 4 अंडर रूट 19 मीटर। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब तो कुछ करना ही नहीं, क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है। क्लियर है? आपको राम का समय निकालना और शाम का समय निकाला, ए तक पहुंचने का, उनके बीच का टाइम इंटरवल निकाला। तो पहले मैं बात करता हूं राम के लिए। राम जाता है बी से सी, तो कितनी दूरी जाएगा? 4 अंडर रूट 19। फिर जाता है सी से ए, कितनी दूरी जाएगा? प्लस का 8 किलोमीटर, 8 मीटर है, किलोमीटर है। कितने की स्पीड से जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बटे 3। ये तो हो गया राम को पहुंचने में लगा समय पॉइंट ए पर। राम जाएगा बी से सी, सी से टोटल डिस्टेंस कितनी गया? राम 4 अंडर रूट 19 प्लस 8 किलोमीटर। कितने की चाल है? राम की चाल कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, तो राम को इतना समय लगेगा। अब बात करते हैं श्याम की। श्याम बेचारा पॉइंट सी पे था, तो श्याम जो जाएगा आप सी से बी जाएगा, फिर बी से ए जाएगा, तो सी से बी तक श्याम कितनी दूरी जाएगा? 4 अंडर रूट 19, फिर बी से ए तक कितनी जाएगा? 12। लेकिन ये कितने की स्पीड से जाएगा आपका? ये जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। उनके बीच का क्या पूछा आपसे? डिफरेंस पूछा है। इनके बीच का क्या पूछा आपसे? डिफरेंस पूछा है। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें किसी को? आसान क्वेश्चन है, इजी है। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, साइज से कोई मतलब नहीं है। 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6, तो 2 चौक 8 अंडर रूट 19, और 3 दूनी 6, 2 8 16, माइनस 2 3 6, तो 12 अंडर रूट 19, और 2 कितना हो गया तुम्हारा? 2 3 6, और ये माइनस का 36, 2 3 6। क्लियर ना? तो यहां पे जो नेगेटिव साइन आएगा उसको इग्नोर कर दो, नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दो, तो ये 8 अंडर रूट 19, 12 अंडर रूट 19, कितना आ जाएगा तुम्हारा? 4 अंडर रूट 19, माइनस का 4 अंडर रूट 19, 16 और 36, माइनस का 20 आएगा, तो प्लस का 20 बटा 6। जो माइनस का साइन आ रहा है ना वो मैंने हटा दिया भाई। 8 अंडर रूट 19 माइनस 12 अंडर रूट 19, तो कितना आएगा? माइनस का 4 अंडर रूट 19, 16 माइनस 36, तो माइनस का 20। तो क्या मान लिया मैंने? माइनस कॉमन ले लिया, तो 4 अंडर रूट 19 प्लस का 20 रहेगा, माइनस को इग्नोर कर दिया क्योंकि आपको डिफरेंस निकाला था। एक्चुअली में ये क्या था आपका? एक्चुअली में ये आपका माइनस का साइन नहीं था, क्या डिफरेंस, टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस निकालना था। पॉजिटिव में से नेगेटिव वैल्यू घटानी है। अब क्या करना है? दोनों तरफ ऊपर नीचे से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन ले लोगे तो ऊपर क्या बचेगा तुम्हारा? 2 अंडर रूट 19 प्लस 10/3 आवर। ये आपका आंसर आएगा 2 अंडर रूट 19 प्लस 10/3, 2 और यहां से 10, और नीचे से क्या बचेगा तुम्हारा? ऊपर से भी 2, नीचे से भी 2 कॉमन लेके काट दिया, 2 अंडर रूट 19 प्लस 10/3 आवर। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आसान था क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 2 अंडर रूट 19 प्लस 10/3 आवर, ये जो है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? आप देख सकते हो क्या था क्वेश्चन। ठीक है, इसको खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो सवालों को। ठीक है, आप शीट का